हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं इस 11th रीस्टार्ट की बैच के अंदर, जहां बेटा मैथ्स की आज फर्स्ट क्लास होने वाली है और हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। राइट, तो ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो बच्चे 11th क्लास में कहीं ना कहीं अटक गए थे और उनका जेई की जो प्रिपरेशन थी बेटा वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी नहीं चली, तो ये बैच आप लोगों के लिए एक तरह से कह लीजिए लाइफ सेवर बनकर आया है बेटा। आप लोग सब लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे आपने इनके वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे, बैच लॉन्च देखा होगा, ओरिएंटेशन देखा होगा। बट अब समय आ गया है बेटा एक्चुअली इस बैच को स्टार्ट करने का, और अब इसमें जो वादे आप लोगों ने किए हैं अपने आप से, जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग इतने दिनों से सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अब उसको बेटा निभाने का समय आ गया है। राइट, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। शुरू के 5 मिनट बस हम एक बार और मैं आपको एक ओरिएंटेशन दे दूंगा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम पढ़ाई अपनी करेंगे स्टार्ट। राइट, तो सभी बच्चों को एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बेटा आप सब लोग इस बैच को, जिस कारण से हमने इसे बनाया है, जिस विजन के साथ इससे डिजाइन किया गया है, इस साल पहली बार आया है देखो इस तरह का बैच पीडब्ल्यू में 11th के एंड में जाके। तो विजन ये है बेसिकली कि यार जो बच्चे हम हर बार क्या करते हैं ना, जब 12th में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे लास्ट में 11th के एंड में या 12th की स्टार्टिंग में बोलते हैं सर 11th वेस्ट थी, हो गई थी, क्या मैं अभी भी जेई कर सकता हूं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और बहुत सारे बच्चों का 11th वेस्ट की तरफ चले जाता है। होता है नहीं होता वो एक सेपरेट चीज है, बट आप में से भी बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमारा 11th जो है वेस्ट हो गया है, हमने कुछ मेहनत नहीं करी अभी तक। कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपकी अपनी मक्कारी की वजह से वेस्ट हुआ हो सकता है कि भाई आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई हो, किसी भी कारण से यार आप 11th में अच्छा नहीं कर पाए, जहां पे आप सोच रहे थे कि आप होने चाहिए थे वहां पे नहीं हो आप, या बैकलॉग बहुत ज्यादा बन गया स्कूल की वजह से, तबीयत की वजह से, जो भी हो सकता है यार। अब जो हुआ सबसे पहले तो बेटा उसको पीछे रख दीजिए। अब उसके बारे में शोक मनाना, उसके बारे में रोना, क्राई करना और उसको बस सोच सोच के परेशान होने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब आपको आगे देखना है। तो सबसे पहला आंसर, क्या सर अभी भी आईआईटी पॉसिबल है? आंसर शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो यस पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल आपको मैं ये झूठी होप देने के लिए नहीं कह रहा हूं बेटा, मैं खुद कर चुका हूं आईआईटी और बहुत सारे बच्चों को देख चुका हूं कि जो 11th की स्टार्टिंग तक सीरियस नहीं भी थे, बट बाद में आके उन्होंने एक तरह से अपनी बिल्कुल पलटवार कर दिया, बिल्कुल ही तैयारी को 360 डिग्री जो होता है ना टर्न, वो कर दिया। तो अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, मेंस में क्या एडवांस में भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास की जो शुरुआत होती है ना, उसमें सबके साथ मोर और लेस ये सिचुएशन बहुत बच्चों के साथ होती है। तो अभी भी यहां से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, आप रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन भी देखते हो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 11th हमारी अच्छी नहीं गई, फिर भी वो आईआईटी में सिलेक्शन पा लेते हैं। कैसे पा लेते हैं? मेहनत के दम पे थे। राइट, तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को आज अपने आप से मेहनत ये प्रॉमिस करना है, मुझसे मत करो, अपने आप से प्रॉमिस करो। ठीक है, क्योंकि टीचर से तो आपने साल भर किए होंगे प्रॉमिस, बट अब समय आ गया है बेटा अपने आप से वो प्रॉमिस करने का और अपनी जेई की जो जर्नी है उसको रीस्टार्ट करने का, या फिर ये कह लीजिए कि अब हम अपना सर 200% देने के लिए रेडी हैं। अगले कुछ दिनों आपको बेटा बहुत मेहनत करनी है। आप लोगों को, जो लोगों ने बैच स्टार्टिंग में मिला होगा, एक आपको रीस्टार्ट किट भी मिली होगी, उसके अंदर एक जर्नल है जिसमें आपको डेली अपना ट्रैकर देखना है कि आज का काम आपने किया है या नहीं किया है। तो आपको ये सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो। भूल जाओ आईआईटी होगा नहीं होगा, 2 साल में क्या होगा, 1.5 साल में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, आपको अगले 2 महीने में बढ़िया करना है। बस बाकी सब चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ बेटा। ठीक है, मैं तो जब जेई की तैयारी करता था ऐसे ही करता था और इसी तरह मैंने रैंक निकाली। मैं कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट लेके नहीं चलता था कि ऐसा कर दूंगा, 1 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 1.5 साल बाद वैसा हो जाएगा। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बहुत सिंपल प्रोसेस करिए कि डेली का काम डेली करना है। अगले 2 महीने जो इस बैच में आपके टीचर्स आपको बोलते हैं वो डेली का काम डेली निपटाना है। ठीक है, अब वो काम क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। राइट, तो आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स, बट उसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इस बैच से बेटा आप अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। क्या विजन रखते हुए मैंने मैथ्स की क्लासेस इसमें डिजाइन करी हुई हैं, क्या क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे, और आपको आपका बेनिफिट उसमें कैसे होगा। बट उन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारी चीजें होती रहेंगी भाई, तैयारी भी तुम कर लोगे, क्वेश्चंस भी कर लोगे, लेक्चर भी लगा लोगे, बट जब तक सीरियस नहीं होगे ना अंदर से। अब वो समय जा चुका है बेटा, क्लास 11th में जब आते हो टीचर्स भी थोड़ा मस्ती मजाक, बच्चे होते हो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाले मोड में रहते हैं कि चलो बच्चे हैं थोड़ा धीरे धीरे इन पे प्रेशर डालें, बट अब वो समय बेटा जा चुका है। अब बिल्कुल सीरियस पढ़ाई का माहौल होना चाहिए आपके माइंड में भी और आपको सामने भी। अगर कोई भी इंसान आपको एंटरटेनमेंट कर रहा है या कुछ भी आपको मजाक मस्ती में बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, तो इसका मतलब बेटा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वैसे ही रिकॉर्डेड बैच है, इसमें अपन बिल्कुल सीरियस पढ़ाई करेंगे क्योंकि ये टाइम भी नहीं है। रेगुलर अर्जुना में जब मैं क्लास ले रहा था बहुत समय होता है, तब अपन बातचीत भी करते हैं,
स्टोरीज भी बताते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं। अब मोटिवेट होने के लिए अब स्टोरीज की जरूरत नहीं है, अब टीचर्स की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन अपने अंदर से ढूंढना है बेटा अब तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा कैरियर स्टेक पर लगा हुआ है। अगले 1.5 साल में अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका बेटा लाइफ भर उसको बेनिफिट आपको रीप करने हैं। और अगर आपने इस 1.5 साल में गड़बड़ कर दी तो आपको आगे भी ऐसा नहीं है सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हो जाओगे बट जर्नी टफ रहेगी। अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम बेटा। अब और व्यतीत समय वेस्ट नहीं कर सकते, दिस इज रियली द डेंजर जोन। अब आप वहां पहुंच गए हैं तो अब बिल्कुल सीरियस हो जाइए। अपना हार्डवर्क इस तरह से करना है कि यार मैं अब अपना 200% दूंगा सर, मेरी जिंदगी का सवाल है। आपको अपने जब आप बड़े हो जाएं 30 साल के 35 साल के 40 साल, आप नहीं चाहते कि यार आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो, बढ़िया आपके पास सब कुछ हो, आप माँ बाप को अपने सब कुछ गिफ्ट कर सको, दिला सको, दुनिया में जो भी मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं वो आपके पास भी होना सबको लगता है और अच्छी बात है। जब इस दुनिया में आए हैं तो ये सब भी भोगना जरूरी है, तो वो भी आप करिए। बट उस सब के लिए बेटा आपको एक अच्छी एजुकेशन, ये एक रास्ता है बहुत क्लियर जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। हालांकि अब तुम इसके एक्सेप्शन दे दोगे, सर वो तो देखो एक्स पर्सन है, उसने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी, वो तो वहां पहुंच गया, ऐसा। ये तो एक्सेप्शनल आउटलॉज को आप बेटा जनरल रूल नहीं बना सकते ना। जनरल रूल तो यही कहता है कि भाई अगर एक आपको क्लियर पाथ चाहिए, अगर आपके माँ बाप के पास भैया कोई आप लोगों की जायदाद बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां नहीं है, तो आपको अगर अपने लाइफ पे खुद अपने पैरों में खड़ा होना है तो एजुकेशन इज द इजीएस्ट रूट। अब आप बोलोगे सर इजी उतना तो है नहीं, बट ट्रस्ट मी ये इजीएस्ट रूट ही है बेटा। अगर लेजिटिमेट तरीके से आप चलेंगे, सारी चीजें बढ़िया करके करेंगे तो ये सबसे आसान तरीका है। और अगर वो तुम अगर अपने आप को प्रॉमिस कर दोगे ना तो तुम आराम से कर सकते हो जेई। अभी जेई के पेपर्स चल रहे हैं यार, इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लास के नोट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर अभी भी आप सीरियस हो जाएंगे तो आपका आराम से जेई पॉसिबल है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार मुझसे प्रॉमिस करें कि सर हमने खुद से प्रॉमिस किया है कि अब हम सीरियस होंगे और डेली का काम डेली करेंगे। अब बैकलॉग तो इस बैच में बनने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए हम बैकलॉग नहीं बनने देंगे। इसीलिए रिकॉर्डेड मिल रहा है, हर बच्चा अपनी स्पीड से देख सकता है। देखो तुम सोच रहे होगे सर लाइव क्यों नहीं हो रहा, रिकॉर्डेड क्यों हो रहा है। बेटा देखो होता क्या है कि जब अब बेसिक मैथ्स हम पढ़ेंगे, राइट, बेसिक मैथ में हो सकता है तुम ऑलरेडी तुम बेसिक्स पढ़ चुके हो, तो तुम्हारा तो वो 2 घंटा लाइव वेस्ट हो जाएगा ना। बट अभी तुम ये कर सकते हो कि अगर बेसिक मैथ का जैसे आज मैं इंटरवल्स, वेवी कर्व वगैरह बेसिक्स उसके रिवाइज कराऊं, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो 2x पे लगा के देखो और फिर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ जाओ। ठीक है, तो हर बच्चे का डिफरेंट स्टेटस हो सकता है, इसीलिए रिकॉर्डेड दिया जा रहा है ताकि आप अपनी स्पीड से इसे कंज्यूम करें। इतना तो अब आप स्मार्ट हो गए हैं, आपको अपना अच्छाई बुराई का पता है बेटा। ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है, किस स्पीड में आप देखेंगे। अब आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं है, तो हर बच्चा अपनी स्पीड पे कर पाए, इसलिए हमने ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है। अब मैथ्स में हमें क्या क्या करना है, अब आ जाते हैं मैथ्स की बात कर लेते हैं कि भैया मैथ्स में अब सर आप कैसे करवाओगे। देखो मैथ्स में अब हो गई बहुत सारी हो गई बातें, बहुत मोटिवेट हो गए, बट एक्चुअली ग्राउंड वर्क क्या करना है, ग्राउंड वर्क क्या करना है, राइट। सो ग्राउंड वर्क में हमें 2-3 चीजें करनी है मैथ्स में। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी है कि ठीक है 11th जैसी भी गई, 11th के क्या कुछ ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैं कर लूं जिससे बहुत आराम से मैं स्कोर कर लूं जेई के पेपर में, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो मैं रिवीजन के टाइम कर लूं। तो यस, ऐसे टॉपिक्स पॉसिबल हैं। सो स्कोरिंग टॉपिक्स हमारे हम इसमें कवर करेंगे, जो कि आप जिसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं, जिसको समझना भी इजी है, जिसमें नंबर लाना भी आसान है, वो टॉपिक्स हम एक तो नंबर 1 उसको भी हम प्रायोरिटी रखेंगे। नंबर 2 जो मैंने डिजाइन किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखते हुए किया है, देखो 11th की जो मैथ्स होती है ना, भले ही वो होती टफ है 12th से, बट उसकी वेटेज कम होती है जेई में। एक अच्छी बात है तुम्हारे लिए, 55% लगभग 12th की वेटेज आता है जेई मेन में जनरली, और एडवांस में भी, और लगभग 45% 11th का सिलेबस आता है मैथ्स में, रफली थोड़ा बहुत इसी के आसपास घूमता है। तो अगर अब उस 55% की पहले बात करें कि जो 12th में आने वाला है, सबसे पहला तो हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि यार जब हम 12th पढ़ रहे हो तो हमारी गाड़ी एकदम से पटरी से ना उतर जाए जस्ट बिकॉज हमारे को कोई ऐसा टॉपिक नहीं आता जो 12th के अंदर 11th का लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप पढ़ने गए हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहां पर आएंगे नंबर ऑफ फंक्शंस गिनने के क्वेश्चंस, काउंटिंग के क्वेश्चन, अब उसमें लगेगी पीएनसी। अब तुम फंक्शन में तो बिल्कुल जोश से पढ़ रहे हो, सारी चीजें डेली कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, रेंज डोमेन सारी डीपीपी लगा डाली, एकदम से आ गया ये वाला टॉपिक। अब इसे देखते ही तुमने कहा यार इसमें तो पीएनसी लग रही है, तो मुझे आता ही नहीं, अब तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर तुम क्या करोगे, वो इतना इंपॉर्टेंट 12th का चैप्टर छोड़ के उस समय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने जाओगे, और कुछ बच्चे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, अरे यार मेरे को तो अब कैसे मैनेज ही नहीं हो पाएगा, मैं ये वाला करूं कि वो वाला करूं पहले, राइट। तो पहले हमें ये इंश्योर करना है कि 12th के लिए
जो भी चैप्टर लगेगा वो सारा तो हमें अच्छी तरह करना है ताकि अपनी 12th स्मूथली चले, 12th में अपने को दिक्कत ना हो, ताकि हम उसमें जब पढ़ाई करें तो हमें ये बात कहीं ना लगे कि यार हमने 11th उतनी पढ़ाई नहीं करी इसलिए अब हमें 12th में भी दिक्कत आ रही है। ये हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। और हम लोग टीचर्स को बेटा हम इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें वो सारी बातें पता है किस चैप्टर में कौन से लेक्चर के अंदर कौन से चैप्टर का कौन सा सब टॉपिक लगेगा, उतना तक डिटेल हमें पता होती है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया पीएनसी लगेगा फंक्शंस के अंदर जब आप नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करोगे क्लास 12th में, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हारा इनफाइनाइट जीपी लगेगा जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होंगे, वहां पे इनफाइनाइट जीपी लगेगा, समझ रहे हो। और भी बहुत जगह लगेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सब चीजें अगर हमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद नहीं, पता ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फिर हम फंस जाएंगे बेटा, है ना। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है कि 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमें पहले अच्छी तरह कर लेने चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें अगर हमने अच्छी तरह कर ली तो भाई हमारी 11th आराम से सुधर जाएगी। अब इसमें सही बता रहा हूं, इन दोनों को मिला, इनमें कुछ कॉमन टॉपिक्स भी होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में नहीं आ रहे हैं, राइट। तो वो वाले टॉपिक ज्यादा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ 11th इन दोनों में कवर हो जाएंगे, है ना। और वो सारे अपन करने वाले हैं इस बैच के अंदर बहुत आराम से, ठीक है ना, बहुत आराम से। और तीसरी बात ये कि अब इसमें करना क्या है सर, ठीक है आपने बता दिया एक चैप्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल पीएनसी है। अब सर मुझे पीएनसी की अगर थ्योरी आती है, मैंने पढ़े हुए हैं लेक्चर, तो क्या दोबारा लेक्चर देखूं? सो आई वुड से कि आप लेक्चर में उसको 2x लगा के देख लो ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और कुछ अगर मिस हो आपका तो वो भी आप सीख लो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी थ्योरी का बैकलॉग होगा, बट बहुत सारे तुम में से होंगे जिनकी क्वेश्चन का बैकलॉग है। थ्योरी तो सर पढ़ ली थी उस एक्स बैच के अंदर मैंने, बट मैं क्वेश्चन लगाने का मुझे समय नहीं मिला। जब क्वेश्चन का टाइम आया तो सर अगले चैप्टर पे आ गए, या फिर स्कूल में एग्जाम आ गए, सर मैं तो स्कूल की तैयारी करने लग गया। बहुत सारे तुम्हारे सारे कारण मैंने सुन रखे हैं बेटा, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, 16-17 साल, तो वहां मैंने सब तरह के कारण सुने हुए हैं ऑफलाइन में, सारे पता है हमें किस समय क्या होता है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में, राइट। तो अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक है तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हारा थ्योरी का ही बैकलॉग है फिर तो ऑब्वियसली पहले थ्योरी पे तुम ध्यान दो यार, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। बट जैसे मान लो आज मैं तुम्हें बेसिक मैथ करा रहा हूं, तुम्हें लगता है सर हमें तो आता है वेवी का वगैरह, या बताओगे पहले लेक्चर में, वो तो हमें सर आता है, बहुत अच्छी तरह आता है, तो भाई लेक्चर मत देखो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चले जाओ वेवी कर्व के, है ना। बट तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा बहुत आता है, याद सा नहीं आ रहा, मतलब मैं रिवाइज करना चाहूंगा, तो लेक्चर को 2x पे लगा के देखो। तुम्हें लगता है सर ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, आप क्या बोल रहे हो वेवी कर्व, हमने तो 11th में पढ़ाई नहीं करी जेई की, हमें तो पता ही नहीं है वेवी कर्व क्या है, तो इट्स ओके, तो आप बिल्कुल बेसिक से लेक्चर को देखिए, इसीलिए ये रिकॉर्डेड है बेटा, ठीक है। तो अल्टीमेट एम इज, अगर थ्योरी का बैकलॉग है तो पहले थ्योरी पे फोकस करो, क्वेश्चन में जितना समय मिल जाए ठीक है, जितना फिर अगले चैप्टर की थ्योरी करो, जितना क्वेश्चन में टाइम मिल, पहली प्रायोरिटी थ्योरी होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो 12th में दिक्कत आएगी। और फिर दूसरी प्रायोरिटी तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि सर आज जो आप पढ़ा रहे हो मैं तो बंद कर देता हूं, मैंने तो सर करा हुआ है सारा, तो भाई लेक्चर अगर बंद कर रहा है तो 1.5 घंटे तूने प्रैक्टिस करनी है, समझ रहा है ना। ये नहीं कि सर अरे मुझे मैथ्स में तो आज तरुण सर ने जो कराया वो तो मुझे आता ही है, अब मैं तो अगले दिन ही करूंगा, टिक मार देता हूं ना। भाई तूने 1.5 घंटे अगर क्लास नहीं अटेंड करी तो 1.5 घंटे तूने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वो आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है, सर क्वेश्चन कहां से करूं, क्लास के ले ले। अगर तुझे लगता है कि क्लास में सर ने जो क्वेश्चंस कराए हुए ये तो मेरे को आते हैं, तो डीपीपी ले ले, मॉड्यूल में से उठा ले, कहीं से मर्जी बेटा लेके उठा लो, ठीक है। तो इस तरह से करना है। चलिए, तो ये आज हमारा मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो गया इस बैच में हम कैसे मैथ्स करेंगे। मैं बस आपको एक बात बोलूंगा बेटा, आप लोग अपने हिसाब से करके यहां तक पहुंचे हो, अपनी मर्जी चलाई है तुम लोगों ने, यहां तक पहुंचे हो, अब बेटा टीचर के हिसाब से चल लो, ठीक है। ये जज मत करना सर आपकी स्टाइल मुझे नहीं पसंद, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, मेरे को वो ठीक लग रहा है। बेटा जो तुझे नहीं भी पता कि तेरे बारे में अच्छा है वो मुझे पता है। तुझे आज लग रहा होगा कि सर तरुण सर ये करा रहे हैं, ऐसे करा रहे हैं, वैसे नहीं करा रहे, तो अपना दिमाग अब मत लगा बेटा, साल भर तूने लगा लिया, देख बहुत बुरा लगेगा सुनने में, पर सच्चाई यही है कि कई बार डॉक्टर की बोली हुई बात और उसकी दी हुई दवाई बड़ी कड़वी लगती है, बट असर वही करती है ना। हमें चाहिए मीठी मीठी दवाई मिल जाए सर, मजा आ जाए, बट होता नहीं है उससे कुछ फायदा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जेई की तैयारी अच्छी चले, आपसे अल्टीमेटली सवाल होने लग जाए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, तो जैसा मैं कह रहा हूं अगले 3 महीने बेटा तुमने वो बात माननी है, ठीक है। बहुत सीरियसली ये बात बोल रहा हूं, मैं जनरली ये बात नहीं बोलता, मैं बच्चों को कहता हूं ठीक है भाई तुम्हें जैसा ठीक लग रहा है करो, बट अब वो स्टेज नहीं रह गया ना, तुम्हें जो ठीक लग रहा था वो कर करा के तुम पहुंच गए यहां तक, रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अब जब रीस्टार्ट कर रहा है तो बेटा अब तो मेरे हिसाब से चलेगा ना, अब तो मेरे हिसाब से चलेगा, अब अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो प्रॉमिस करिए कि सर आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे,
और हम दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगाएंगे, इन सब बातों में नहीं लगाएंगे कि क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया, ये क्यों नहीं, वो क्यों, वो टीचर के ऊपर छोड़ दे बेटा। ठीक है, वो उतना एक्सपीरियंस मुझे है कि क्या पढ़ाना है तुम्हें, क्या कब बोलना है, क्या कब नहीं बोलना है, इतना एक्सपीरियंस बेटा हम लोगों को होता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, और ट्रस्ट मी आप आराम से कर लोगे यार, आराम से कर लोगे। अगर तुम मेहनत करने पे उतर आए ना, तो तुमसे ज्यादा जनरेशन मैंने देखी नहीं दिमाग वाली। सीरियसली बता रहा हूं, ये ऐसी बोलने को नहीं बोल रहा, बहुत तेज हो आप लोग, दिमाग आपका बहुत शार्प है, बट मेहनत में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। एक फोकस करके लंबी चीज करनी है वो नहीं कर पाते 2 साल तक। अगर आप 2 साल तक लग कर एक काम कर लें तो भाई मजाल है कोई जेई का पेपर की यार, इतना कोई ऐसा थोड़ी आता है जो तुम लोग उसे क्रैक नहीं कर सकते। कुछ नहीं है यार उसमें, लिटरली तुम लोग मुझसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। 1.5 साल के बाद, जेई एडवांस से पहले तक बच्चे मेरे से तेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। ठीक है, तो अगर आप भी उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो भाई सीरियस हो जाइए। ठीक है, टाइम टू गेट सीरियस, बस मैं इतनी बात बोलूंगा। चलिए इसके साथ हम आज का लेक्चर करते हैं शुरुआत। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू कर रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर है तो बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई ऐसा बच्चा हो जिसने कभी ना पढ़ा हुआ हो बेसिक मैथ और वो डर जाए कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, क्या नहीं। मैं कुछ अज्यूम नहीं करूंगा कि आपको आता है, अगर आपको आता है तो मैं बता चुका हूं, आप स्पीड बढ़ाइए और अपना आराम से क्वेश्चन पर आइए। चलिए, तो आज हम इंटरवल्स पढ़ेंगे, जैसे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये तो सब जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते हो कोई नहीं। और फिर हम रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे, इनइक्वेशन वगैरह जिसको कहते हैं इनइक्वालिटी, उसको सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। हो सकता है आपने पढ़ा हुआ हो, बट आप क्विकली इसको एक बार देख लीजिए मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में बताता हूं, और अगर वो स्टेप्स आपको भी सेम ही पता है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग डिफरेंट तरीके से बताते हैं, हर टीचर का डिफरेंट तरीका होता है वेवी कर्व पढ़ाने का बेटा, ठीक है ना। सो वो भी सब सही होते हैं, ये वाला भी सही है, आपको मर्जी है जैसे आपको यूज करना है। चलिए फिर हम इंटरसेक्शन देखेंगे। तो आज बिल्कुल फंडामेंटल्स पे अपन चलने वाले हैं। इंटरवल क्या होता है, जैसे आपको एक बात तो पता होगी कि अगर मान लो मैंने x लिख दिया लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, ये क्या है, बेसिकली ये लेस का साइन होता है, x 4 से कम है, 2 से बड़ा है। तो अब कुछ लोग कहते हैं सर x तो 3 हो गया, बेटा इंटीजर में तो 3 हो गया, बट रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, 2 से 3 के बीच में, 2 से 4 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, है ना। तो इस वाले को हम बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख लें, या फिर हम इसको x बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन का साइन होता है, ग्रीक अल्फाबेट जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं वैसे ये एप्सिलॉन बोला जाता है, EPSYLON, एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू के लिए ये यूज होता है, x बिलोंग्स टू, x इक्वल टू नहीं कहते हम, क्योंकि x तो एक रेंज में आ रहा है ना, एक रीजन में आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू, ये सिंबल यूज करते हैं, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4। तो ये वाला कौन सा इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया बेटा। ओपन इंटरवल क्या होता है, बेसिकली राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगाए मैंने, तो इनका मतलब क्या होता है कि 2 और 4 के बीच में लेना है, बस 2 और 4 में से कुछ नहीं आएगा, राइट। उसके बाद आता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब इसी को x लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लगा दें। अब क्या हो रहा है, x2 भी अलाउड है, इसमें x2 नहीं था, इसमें 2 अलाउड है, इसमें 4 नहीं था, इसमें 4 भी अलाउड है, बीच के भी अलाउड हैं, सो बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है वो भी अलाउड है। सो इस बार अब जब हम इसको लिखते हैं तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2,4, ऐसे पढ़ते हैं इसे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2, क्लोज्ड 4। क्लोज्ड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं बेटा, यानी वाली वैल्यू भी अब हम यूज कर सकते हैं। राउंड ब्रैकेट का मतलब x की वो कोने वाली वैल्यू यूज नहीं करनी, सिर्फ बीच की यूज करनी है, तो इसका मतलब x 2 या 4 के बीच में होगा, ये स्टैंडर्ड है, कोई बताएगा नहीं, आपको ये याद रखना है। सो इसको पढ़ते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू ओपन 2, ओपन 4, ठीक है। इसको पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2, क्लोज्ड 4, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ये हो गया क्लोज्ड। और थर्ड आ जाएगा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, तो आप समझ ही गए होगे शायद। एक साइड से क्लोज हो गया, एक साइड से ओपन, इसको कैसे पढ़ोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन 4, तो ऐसे लिख लो, या फिर आप इसे इंटरवल फॉर्म में
क्लोज्ड टू ओपन 4 ऐसे लिख लीजिए। सो दिस इज व्हाट, एक साइड से क्लोज्ड है, एक साइड से बेटा ओपन है, ठीक है। तो ये इस तरह का इंटरवल हो गया। सिमिलरली एक और आप लिख सकते हो, मान लो आपने ऐसे लिख दिया, सो x बिलोंग्स टू, ये अब 2 पे ओपन आ जाएगा, 4 पे क्लोज आ जाएगा बेटा, राइट। अब जरूरी नहीं है 2 और 4 हो, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ये तो ये वाले दोनों तो कुछ भी हो सकते हैं, ये तो कुछ भी हो सकते हैं। मान लो कोई आपसे बोले x लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन -1, तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 ओपन से लेके 5 क्लोज्ड। अब इसके बीच में कितने रियल नंबर हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं बेटा, राइट। इस तरह से इंटरवल्स लिखे जाते हैं। एक और ये वाला ब्रैकेट भी होता है, बट छोड़ दो उसको, यही वाला अपन 3 यूज कर लेंगे, इनफ रहेगा, इतना हमारे लिए मोर देन इनफ है। चलिए, तो ओपन क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल हमने पढ़ लिया है। अब जैसे इसमें सिंपल सा सवाल ये बन जाता है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स बताओ इंटरवल्स के अंदर। देखो वैसे तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, अगर आपसे कोई एक ओपन 3 क्लोज 10 इंटरवल बोल रहा है तो इसमें रियल नंबर तो इनफाइनाइट है भाई, 3.01 ले लो, 3.001 ले लो, 0001 कुछ भी ले लो, 3.5 ले लो, रूट भी ले सकते हो, √5, √7, √10 हो गया, √11, 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले सकते हो, करेक्ट। बट अभी आपसे पूछा जा रहा है इंटीजर कितनी है, तो बता दोगे। ओपन 3 है तो 3 तो लेना नहीं है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 इंटीजर्स आ गई हैं, क्योंकि बेटा 10 को तो लेना है, बिकॉज 10 पर क्लोज्ड ब्रैकेट है, 3 पे नहीं लेना है, 3 पे ओपन है। -4 को भी नहीं लेना और 8 को भी नहीं लेना, बीच में देख लो, -4 से बड़ी इंटीजर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानी कि बेटा 11 इंटीजर्स हो गई, राइट। 3 तो नेगेटिव हो गई, -3, -2, -1, और 7 तुम्हारी पॉजिटिव हो गई, 1 से लेके 7, और 1 तुम्हारी 0 हो गई, तो 11 इंटीजर्स बन जाएंगी बेटा, ओके। बस ऐसे देखते जाओ, 1,8 ओपन है तो इसमें क्या हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 भी ले लेंगे क्योंकि 8 तो क्लोज्ड है, 8 को ले सकते हैं, तो 3, 3, 6, 7 इंटीजर्स हो गई। ऐसे ही तुम सब में गिनते जाओगे बेटा, सब में गिनते जाओगे। फ्रैक्शन आ रहा है, इसमें भी देख लेते हैं, -3 ले लेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो 11/2 होता है 11.5, 11/2 होता है 5.5, सॉरी 5.5 होता है, 11/2 इज 5.5। तो 5.5 क्लोज तक कौन कौन सी इंटीजर आएगी, अप टू 5 आ जाएगी बेटा। 5.5 मत ले लेना कि सर 5.5 तो क्लोज्ड है, बट इंटीजर तो नहीं है ना, हमें तो इंटीजर्स गिननी है, तो इतनी इंटीजर जो भी हैं ये सारी इस इंटरवल में है। ऐसे ही अब आप इसकी गिन लीजिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, दैट्स इट, क्योंकि 7/3 कितना होता है, 7/3 को अगर डेसिमल में चेंज करें तो 2.3 के करीब हो जाएगा, तो 2.3 से छोटी इंटीजर 2 तक ही रहेगी। अच्छा, एक ये ब्रैकेट भी इस्तेमाल हो जाता है बेटा, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट कैसे इस्तेमाल होता है, बेसिकली अब इसमें इंटरवल नहीं लेना होता, जैसे मान लो x बिलोंग्स टू कर्ली 2,4 लिख दें, तो इसका मतलब होता है सिर्फ 2 या फिर 4 होगा। बेसिकली बीच की वैल्यूज अब नहीं होंगी, इन सब में बीच की भी होती थी, बट इस वाले में बीच की नहीं होती, सिर्फ 2 और 4 कॉर्नर वाली वैल्यूज होती हैं बेटा। सो फॉर एग्जांपल इसको अगर अब मैं बोलूं तो इसमें तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, -5 और हाफ। कॉन्सेंट्रेट करिए भाई, ठीक है। मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सर आप क्या बोल रहे थे, एकदम से सर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, कहीं और सोचने लग गए थे सर हम, हाँ दोबारा रिवाइंड करता हूं जरा। तो ये अगर हालात है ना बेटा तो सुधर जा, अब सुधर जा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बना के, ईयरफोन्स लगा के, टेबल चेयर पे बैठ के, नहा धो के अच्छी तरह, और उस तरह से पढ़ना है जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते। ये नहीं कि यूं लेट गए, ऐसे लेट गए, वैसे हो गए, और फिर तो बेटा कंसंट्रेशन लैप्स हो गई, दूसरे 4 टैब उधर खोले हुए हैं, उसमें एक में मैच चल रहा है, एक में ये चल रहा है, ये सब मत किया करो, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके करनी है, तब आपको मजा भी आएगा क्लास में, समझ भी आएगा और आपका आउटपुट भी आएगा, ठीक है। एक की 4 बातें समझोगे जब तुम कॉन्सेंट्रेशन करके सुनोगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही इंटीजर है, दैट इज -5, ठीक है, -5 है, और तो इंटरवल तो है नहीं, वो तो 2 ही नंबर है बस, और उनमें से एक इंटीजर है,
क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगा था। चलो तो अब ये बात हो गई। अब इन्हीं को इंटरवल्स को ना हम नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर लेते हैं। देखो ये ऐसे लिखें सेम बात है, या फिर इसे नंबर लाइन पर आप ऐसे लिखें कि आपने एक नंबर लाइन बना ली। अब नंबर लाइन बनाते ही कई लोग क्या है, जीरो बना देते हैं बीच में, जीरो। हाँ सर, आदत बनी हुई है बचपन की, बट उस आदत को छोड़ो। अब नंबर लाइन में बस आपको ये दोनों पॉइंट्स दिखाने हैं 2 और 4, और नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये दोनों पे हॉलो सर्कल्स लगाओगे। बीच में शेडिंग करनी है तो कर दो। हॉलो सर्कल्स किसको सिग्निफाई करते हैं? ओपन इंटरवल को करते हैं बेटा, राइट। सो ओपन इंटरवल के लिए कैसे डॉट्स यूज करोगे? हॉलो डॉट्स। बट यही अगर क्लोज्ड इंटरवल था 2 4, तो अब आप क्या करेंगे? 2 4 के बीच में अब यहां सॉलिड डॉट्स बनाओगे, ऐसे फिल करके बना लोगे बेटा, उसको खाली रखोगे, इन्हें फिल कर दोगे, और बीच में शेडिंग करनी है तो कर दो। डर लगता है देखने में बस, बाकी तो वैसे भी छोड़ सकते हो। सो दिस इज, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो या ऐसा, सब कुछ सेम है वो, ठीक है। अब तुम समझ ही गए। इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा 2 4, क्योंकि 2 पे क्लोज्ड है तो 2 पे सॉलिड, और ओपन है 4 पे तो 4 पे हॉलो। इसके लिए बना लेंगे बेटा 2 4, 4 पे क्लोज्ड और 2 पे ओपन हो जाएगा, करेक्ट। बीच में करनी है शेडिंग तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी इसको जरा थोड़ा सा हम स्पेस आउट कर देते हैं। जो जो मैंने लिखा है, ये हो गया अपना ओपन इंटरवल, ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। अभी बिल्कुल तुम्हें जो खिचड़ी मची हुई लग रही है, सब सही हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया सेमी ओपन इंटरवल बेटा, करेक्ट। और उसके बाद ये वाला हो गया कर्ली ब्रैकेट। सो कर्ली ब्रैकेट को कैसे दिखाते हैं? सिर्फ ऐसे, बीच में लाइन ज्वाइन नहीं करते हैं। ये वाला कह रहा हूं मैं, बीच में लाइन ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ वही दो वैल्यूज लेनी होती है। जो छोटा वाला पॉइंट है उसे पहले लिखते हैं, 2 छोटा है उसे पहले लिखा, 4 बाद में, हर एक जगह ऐसा ही किया है। तो इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया इंटरवल में, ये इनइक्वालिटी में, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम बिल्कुल फंडामेंटल इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखेंगे। बेसिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। बेसिक इनइक्वालिटीज सॉल्व करने का मतलब, पहले तो बेसिक इनइक्वालिटी होती क्या है? जो भी एक्सप्रेशन जिसमें ये 4 तरीके के साइन आए, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, तो ये इनइक्वालिटी है। या इसका क्या मतलब है? x 3 या 3 से बड़ा है। अगर इसे इंटरवल नोटेशन में लिखना है तो आप इसे कैसे लिखेंगे? क्लोज्ड 3, और 3 से बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी पे ओपन। इंफिनिटी को कभी क्लोज नहीं करते बेटा, क्यों? बिकॉज इंफिनिटी तो भाई कभी कोई रीच किया जा सकता है, पहुंचा नहीं जा सकता ना इंफिनिटी तक। उसको क्लोज किया जाता है जो उसकी वैल्यू पॉसिबल है अचीव करनी। सो याद रखिए, इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। और अगर इसे नंबर लाइन पे दिखाना है तो ऐसे बस एरो बना दोगे 3 से, क्योंकि कहीं रुकेगा नहीं ना वो, 3 से चलता जाएगा। शेड करना है तो ऐसे कर दो, बस खत्म बात, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का ये हो गया इंटरवल नोटेशन, ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इंटरवल नोटेशन और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए यही x सिर्फ ग्रेटर देन 5 होता तो आप ओपन 5 से इंफिनिटी कर देते, और इंटरवल में भी आप 5 से इंफिनिटी ऐसे बना देते बेटा, करेक्ट। अब यही मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू 3/2 दे दिया, तो अब 3/2 या उससे कम, तो कम होते होते कहां तक जाएगा? अगर पहले नंबर लाइन सोचो, सो कम होते होते बेटा 3/2 से कम होते होते कहां तक जाएगा? बेसिकली 3/2 से कम तो सर नेगेटिव होते चला जाएगा, फिर नेगेटिव रास्ते में पड़ेगा, फिर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। सो माइनस इंफिनिटी से 3/2 ये हो जाएगा इंटरवल। और जैसे इंफिनिटी ओपन होती है, माइनस इंफिनिटी भी ऑलवेज ओपन होती है बेटा, राइट। सो दिस इज नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। आप शेडिंग भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बेसिकली डिफरेंस ये होता है, x ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का डिफरेंस क्या है? 5 से बड़ा इसमें अलाउड है, इसमें 5 भी अलाउड है, बस यही फर्क होता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे बोले 6 ग्रेटर देन 5 तो ट्रू है, कोई बोले 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो ये भी ट्रू है, क्योंकि 6 ग्रेटर या फिर इक्वल दोनों चलेगा LHS, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर भी चल जाएगा या इक्वल टू भी। अगर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये भी स्टेटमेंट
ट्रू हो गया बेटा, क्योंकि 5 चलो ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है ही, कोई भी चल जाएगा, ग्रेटर या इक्वल भी, बट 5 ग्रेटर देन 5 लिख दें तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 5 नहीं होता। ग्रेटर के साइन में स्ट्रिक्टली बड़ा ही होना चाहिए LHS, और ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा हो जाए तो भी सही है, नहीं तो बराबर हो जाए। एंड सिमिलरली लेस देन साइन में मान लो कोई बोले 7 लेस देन 5 तो ये फॉल्स है, क्योंकि 7 थोड़ी ना छोटा होता है 5 से। बट कोई आपसे बोले 4 लेस देन 5 तो ट्रू हो गया। बट कोई आपसे बोल दे 7 लेस देन इक्वल टू 7 तो फिर ये फिर से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया है। ठीक है, बस इतना ही सिंपल मीनिंग है इनइक्वालिटीज का। अब सवाल ये उठता है कि बिल्कुल बेसिक टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे की जाए, जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज अब हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सी इनइक्वालिटी है 2x माइनस 3/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सिंपल सी इनइक्वालिटी लिख ली। अब बोला ही जा रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव नंबर है, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव, देखो इक्वालिटी होती तो आप सबसे पहले इसको उधर लेके जाते हो ना, इक्वेशन जब सॉल्व करते हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को उधर ले जाते हो। तो अब इनइक्वालिटी में भी क्या ये कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप इधर जब ले जा रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखते हुए ले जा सकते हैं। मतलब आप जब नेक्स्ट स्टेप लोगे सो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, प्लीज रिमेंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए है बस ये, तो साइन सेम रहता है। और अगर यही नेगेटिव, अभी सॉल्व करूंगा उसे, मान लो यही नेगेटिव होता, मान लो नीचे -5 होता और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता, और अब जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते बिकॉज इट इज नेगेटिव, सो 2x माइनस 3 साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देते, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू कर देते, ग्रेटर होता तो लेस कर देते, लेस होता तो ग्रेटर कर देते, है ना। तो कैसे पलटते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आपस में पलटेंगे, ग्रेटर और लेस आपस में पलटेंगे, राइट। सो साइन रिवर्स हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। पलटने का मतलब इट विल गेट रिवर्स्ड। ठीक है, तो चलो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो -5 इंटू 1 -5 हो गया, करेक्ट। सो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में ये रूल चलता है, वो क्यों होता है वो अभी समझा दूंगा। वैसे तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे, सिंपल नेगेटिव नंबर का फंडा है वो। चलो तो बेसिकली अब मैंने बोला मल्टीप्लाई या डिवाइड में चलता है, प्लस माइनस में मत लगा देना कि सर अब इसके बाद तो हम ये नेगेटिव नंबर उधर ले जा रहे हैं तो क्या अभी भी साइन चेंज करना है? नहीं, प्लस से माइनस बिंदास ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट से राइट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई या इधर से उधर डिवाइड कर रहे हो तब आपको ये बात का स्पेशल ध्यान देना है। तो अभी तो आप इसको डायरेक्टली 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3 लिखोगे, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब 2 को डिवाइड करोगे, है ना, अब 2 को डिवाइड करोगे तो 2 बीइंग पॉजिटिव आप उसको सेम साइन रखते हुए, अगर यही -2 होता तो डिवाइड करते वक्त भी साइन चेंज हो जाता, राइट। बस ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड क्रॉस करते वक्त हमें साइन को चेंज करना है बेटा, राइट। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा। यानी फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया? 4 टू इंफिनिटी, 4 इज क्लोज्ड, इंफिनिटी इज ओपन। नंबर लाइन में दिखाना है तो ऐसा बन गया बेटा, ऐसा बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। -5 तो इधर गया था, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बन गया, -3 उधर जाएगा, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, साइन जैसा था वैसा ही चलेगा। -3 3 हो गया, सो 2x लेस देन इक्वल टू -2 हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू -2/2। अब 2 को डिवाइड किया ना आपने तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहा, यानी x लेस देन इक्वल टू -1 हो गया बेटा, राइट। सो फाइनल आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1 हो गया। ठीक है, ऐसे होता है, बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटीज ऐसे सॉल्व होती हैं। समझ गए हो बात को? एक और दे देता हूं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल। मान लो -3x + 7/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, 4 को पहले तो पॉजिटिव है, ले जाइए उधर, 5 4 = 20 हो जाएगा, तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 - 7, 7 उधर गया, प्लस माइनस में कोई फंडा नहीं है चेंज करने का। तो अब हमने बोला कि भाई 20 - 7 तो 13 होता है,
13 होता है। अब जब -3 को तुम डिवाइड करोगे, इसके नीचे ले जाना चाहते हो ना तुम, तो अब साइन को चेंज करोगे बेटा। सो लेस देन इक्वल टू 13 अपॉन -3 होगा, यानी x लेस देन इक्वल टू -13/3, यानी -∞ से -13/3 क्लोज्ड, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। समझ गए हो इतनी बात? आसान है यहां तक? ठीक है, यहां तक तो आसान है। अब ऑब्वियसली दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर पॉजिटिव है तो आप कह रहे हो ठीक है, नेगेटिव है तो भी चलो ठीक है, साइन चेंज करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हाट इफ वेरिएबल है, मान लो हमारे पास है 2x - 3 अपॉन 3x - 10 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 कुछ भी दिया हुआ है। अब क्या करें सर? अब तो डिनोमिनेटर का हमें पता ही नहीं है ना भाई, डिनोमिनेटर का साइन तो हमें नहीं पता यार, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब कुछ लोग कहते हैं सर 1 से बड़ा है पॉजिटिव होगा। भाई ओवरऑल चीज 1 से बड़ी है ना, तो ओवरऑल चीज तो 1 से बड़ी तब भी आ सकती है जब ये 5 है और सॉरी ये -5 है और ये -1 है, तो माइनस माइनस कट के 5 आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली अब डिनोमिनेटर के साइन के बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे कि यार पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है न्यूमरेटर 10 हो जाए वो 5 हो जाए, पॉजिटिव का रेशियो भी 1 से बड़ा आ सकता है, नेगेटिव का रेशियो भी 1 से बड़ा आ सकता है, राइट। तो जब डिनोमिनेटर में ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, इन जनरल वेरिएबल जैसे x की टर्म भी आ गई, तो हम क्या करेंगे? अब वी कैनॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरिएबल लिख दिया है मैंने। हालांकि जब हम थोड़ा आगे का पढ़ेंगे तो कभी कभी वेरिएबल को भी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हमें साइन उसका पता होगा। अभी तो हमें साइन पता नहीं, वी डोंट नो वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं बेटा। इसलिए अब इसको क्या करेंगे सर? फिर इसके लिए वेवी कर्व पढ़ेंगे। इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए ही वेवी कर्व का इजाद किया गया। मेथड जो वेवी कर्व मेथड है सॉल्व करने का, रैशनल इनइक्वालिटी p/q टाइप की आ गई ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व चाहिएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अब रैशनल इनइक्वालिटी ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, या इस तरह की चलो पहले लीनियर इनइक्वालिटी भी कर लेते हैं, जहां दोनों साइड आ जाए साइन। ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है ऐसी, बट है क्या? लीनियर है, p/q फॉर्म तो नहीं है, मतलब होता भी नीचे कांस्टेंट हो सकता था, बट टर्म x की बस यहां है, बट दोनों साइड इनइक्वालिटी लगी है। तो इसको करने का देखो बेस्ट तरीका क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी के केस में, कि हम इसमें यहां -4 दिख रहा है ना, तो ओवरऑल सब में ऐड कर देते हैं 4, ऐड 4, उससे क्या होगा? वो 7 बन जाएगा, और ऐड करने पे कोई साइन वाइन चेंज तो होता नहीं है। बीच में -4 + 4 कट जाएगा और इधर आ जाएगा 7 और 4 11। ठीक है, तो पूरी इनइक्वालिटी में कुछ भी हम ऐड करें क्या दिक्कत हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 4 ऐड कर दिया हमने पूरी में। तो अब हम बीच में बेसिकली x बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, तो x लेस देन इक्वल टू 11/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। 7/2 से 11/2 दोनों क्लोज्ड हो गए। ये हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो दोनों, अगर लीनियर इनइक्वालिटी है, दोनों साइड है, तो आप कुछ इस तरह के ऑपरेशंस करिए, कुछ ऐड करिए, सबट्रैक्ट करिए, डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, सच दैट बीच वाली टर्म बस x बनानी है। अल्टीमेटली एम क्या है कि बीच की टर्म जो है वो आपको x बनानी है। जैसे कि ये देखिए, अब क्या करूं सर? देखो सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना चाहिए, इस -3 को तो अंदर ले जाते हैं। -3 को जब अंदर ले जाएंगे, -3 × -4 +12 हो गया। और अब क्योंकि ये 12 आ रहा है, इसे हटाना है हमें। जैसे यहां -4 आ रहा था तो हमने 4 ऐड किया, हट गया वो। तो 12 आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट 12 कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 12 कर देते हैं बेटा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं होता। हमने सब्ट्रैक्ट किया है 12, कोई दिक्कत नहीं है, साइन सेम रहेगा। और ये 12 - 12 तो कट गया, तो हमारे पास आ गया, और ये हो गया -6, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे यहां x बनाना है, यहां तो -6x है, सो डिवाइड बाय -6 करेंगे, डिवाइड बाय -6 करेंगे। तो जब -6 से डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अच्छा एक तरफ लेस था, बस लेस देन इक्वल टू नहीं था, ये हटा देते हैं, करेक्ट, एक तरफ सिर्फ लेस का साइन था।
हाँ, तो -6 से जब डिवाइड करेंगे बेटा, तो अब डिवाइड या मल्टीप्लाई करने में तो साइन चेंज होता है, तो ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, बीच में तो x बन जाएगा, -6 कट गया, और लेस की जगह ग्रेटर देन, तो ये कट कटा के 1 हो गया और ये 1/6 हो गया, तो x 1/6 से बड़ा बट लेस देन इक्वल टू 1, सो इंटरवल बन गया ओपन 1/6 क्लोज्ड 1। पहले इंटरवल में हमेशा छोटा फिर बड़ा लिखना है, ओके? इंटरवल में हमेशा पहले छोटा नंबर आता है फिर बड़ा आता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई है। एक और थर्ड वाला करके दिखा देता हूं बिल्कुल ऐसे ही, फिर फोर्थ वाला आप होमवर्क में कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बाय द वे, लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। अभी अपन बिल्कुल फंडामेंटल से चल रहे हैं बेटा, बस क्योंकि समय थोड़ा कम है, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको करवाऊंगा, बट तुम्हें कहीं से लगेगा नहीं कि सर आपने इतनी जल्दी करा दिया, क्योंकि मेरी स्पीड नेचुरली ही बड़ी थोड़ी सी फास्ट है, बच्चे कहते हैं, बट आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप आराम से सुनते जाएंगे जो जो बात मैं बोल रहा हूं, ताकि कम समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें बेटा हो जाएंगी कवर। अब देखो 4, ये 4 दिख रहा है मुझे, इसे हटाना है सर, तो -4 करता हूं, -3 -4 -7 बन जाएगा, और इधर से अगर 4 हटाऊंगा तो 4 बन जाएगा, और अब ये -7/2 से डिवाइड कर दो, -7/2 से डिवाइड, अब ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, बस खेल खत्म हो गया। तो -7 कट गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -8/7, सो x बिलोंग्स टू -8/7 से 2, ये बन गया आंसर। ये अब आप होमवर्क में बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है? अब इसका एक मेथड और लगाते हैं बच्चे कि सर हमने साइड कर ली और फिर ये साइड कर ली, दोनों का कॉमन ढूंढ लिया, वो भी सही है, लंबा हो जाता है। लीनियर इनइक्वालिटी में आप ये ट्रिक लगाइए, दिस इज मच फास्टर। 3 लाइन में अपना 3-4 लाइनों में आंसर आ रहे हैं, ओके? सो ये आप लगाया करिए जब भी लीनियर इनइक्वालिटी दोनों साइड है। दिस इज योर होमवर्क नाउ। समझ गए हो यहां तक? यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं भाई? अभी तो तुम सोच रहे हो सर इतना बेसिक से चलेंगे क्या हम लोग? डोंट वरी, आज का लेक्चर है ना, तो बिल्कुल फंडामेंटल से अपन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम डायरेक्ट वेवी कर्व पे आ जाएं और ये फंडामेंटल्स लोगों को ना आते हो। चलिए, तो अब हम इस सवाल पर आते हैं कि सर अगर अब रैशनल इनइक्वालिटी आ गई तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है भाई? रैशनल इनइक्वालिटी को अब कैसे सॉल्व किया जाएगा? p/q आपने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो क्या करूं सर? तो उसके लिए अब जो मेथड है उसका हमें अब स्टडी करना होगा। वेवी कर्व मेथड का फंडामेंटल पे आएंगे, तो जैसे एक बिल्कुल सिंपल सी रैशनल इनइक्वालिटी ले ली, बहुत फंडामेंटल सी, बिल्कुल सिंपल, राइट साइड में 0 है और ये लेफ्ट साइड लेस देन 0 चाहिए, ठीक है? लेस देन 0 चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करा करो, इन दोनों चीजों को 0 पुट करके देखा करो क्या वैल्यू आ रही है। अब तुम कह सकते हो सर ये तो 0 होंगी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं होंगी 0, हमने कब बोला? मैं कह रहा हूं 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है। जैसे इसको 0 पुट किया, x-2 को 0 पुट किया तो x2 आ गया, और x-9 को 0 पुट किया तो x9 आ गया बेटा, राइट? सो 2 और 9 दो आए हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, वेवी कर्व के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है ना? कैलकुलस के अलग होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन, ये है वेवी कर्व के क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है? सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए हैं? 2 and 9। अभी जरा उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं बस उन्हें, और किसी को नहीं करना है। ये नहीं कि बैठ के तुमने 0 फिर दिखा दिया नंबर लाइन बनाते ही, नहीं। अगर 0 क्रिटिकल पॉइंट है तभी उसे दिखाओगे। क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ 2 and 9 है, तो आपने चुपचाप 2 and 9 बना दिए बेटा, ठीक है? 2 and 9 बना दिए। अब जरा ध्यान से सुनना, 2 and 9 ने नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? सर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, है ना? 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, सो अगर बीच में 2 कट लगा दोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई ना नंबर लाइन। तो पहला पार्ट 9 से बड़ा वाला देखते हैं। x अगर 9 से बड़ा ले लिया, है ना, इस रीजन में तो x 9 से बड़ा है, तो जो हमारा LHS है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हमें पता है 9 तो नहीं है, 9 तो हो ही नहीं सकता, 9 तो खैर है ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं अलाउड होता है मैथ्स में। 9 नहीं है तो 9 से बड़ा तो हो सकता है, मान लो 10 ले लो, 9.5 ले लो, 11 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर मैं इसमें x को 100 डालता हूं बेटा, तो क्या होगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, करेक्ट? 9 से बड़ा कुछ भी डाल लो, ऊपर भी पॉजिटिव क्वांटिटी, नीचे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो
पॉजिटिव होता है, यानी ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, एलएचएस की जो वैल्यू है इस रीजन में पॉजिटिव आएगी बेटा। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्लस। ये प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है? एलएचएस का साइन सिग्निफाई कर रहा है इस रीजन के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ जरा बीच में, अब आ जाओ जरा बीच में, ये 2 से 9 के बीच में x ले लेते हैं, 2 से 9 के बीच में। तो यानी कि अब हमें एक ऐसा x उठाना है जो 2 और 9 के बीच में है। कुछ भी ले लो यार, 3 ले लो, 4 ले लो, 0 मत ले लियो यार, 0 तो आता नहीं है इनके बीच में, है ना। 2 और 9 के बीच में 5 ले लिया। फिर आपने इस रीजन के अंदर LHS का साइन जरा चेक किया। LHS होता है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 9। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 5 रख रहा हूं, जैसे अगर 5 रखा, क्योंकि 2 और 9 तो रख नहीं सकता, बीच का रखना है कुछ, 5 रखा तो 5 इसमें रखा तो प्लस हो गया, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 माइनस 9 ये नेगेटिव हो गया बेटा। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाता है बेटा। इसलिए अब इस रीजन में इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हम इस रीजन का कोई भी एक्स उठा रहे हैं तो वैल्यू एलएचएस की पॉजिटिव आ रही है। हम इस रीजन में कुछ उठा रहे हैं 2 से 9 के बीच में, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया है बेटा। समझ गए बात को? तो बेसिकली अब मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? यहां पर बेटा मैं माइनस का साइन लिख दूंगा। और समझदार व्यक्ति जो है समझ गए, 2 से छोटा अगर मैंने अब x कोई ले लिया, x अगर 2 से छोटा ले लिया, तो LHS जो है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 9। अब सोचो 2 से छोटा, जैसे 0 लेके देख लो, -1 ले लो, -3 कुछ भी ले लो, x में 0 डालो, 0 माइनस 2 नेगेटिव, इसमें भी 0 डालो, 0 माइनस 9 भी बेटा नेगेटिव। तो अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कि हमारा क्या हो गया? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव वापस से पॉजिटिव बन गया। इसलिए यहां पे फिर से प्लस लिख देते हैं बेटा, प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट आता है, तुमने शायद ऐसा याद किया हुआ हो। उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि यहां प्लस, अब इतना नहीं करना है तुमने, क्वेश्चन में ये सब नहीं करना, वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। अभी तुम्हें सीधे स्टेप्स बता दूंगा, तुम्हें तो बस वो याद कर लेने हैं। ये सब तुम्हें समझाने के लिए बताया है, इसको यूज नहीं करना आपने। आप बैठ के पता चला ये सब कर रहे हैं वहां एग्जाम में बैठ के, नहीं, ये सब नहीं करना। हमें बस क्या देखना है, अब हमें तो LHS लेस देन 0 चाहिए था भाई, है ना। हमें कौन सा चाहिए? हमें तो LHS लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए। बट वी वांट LHS टू बी नेगेटिव। और नेगेटिव तो देख लो कहां कहां नेगेटिव आ रहा है, बस एक ही जगह आ रहा है, 2 से 9 के बीच में। तो हमारा आंसर 2 से 9 हो जाएगा बेटा। सो दिस रीजन इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको कलर अगर करना है तो ऐसे फिल कर देते हैं, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। हॉलो डॉट्स रहेंगे, अभी ओपन क्यों रहेंगे? वो तो दिख ही रहा है, 2 और 9 तो पॉसिबल भी नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। 2 डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 0 तो फॉल्स होता है ना। और 9 डाल दिया तो वैसे ही डिनोमिनेटर बेचारा 0 हो जाएगा, वो तो मैथ्स में पॉसिबल नहीं होता, राइट। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? क्योंकि LHS नेगेटिव चाहिए, यहां पे जहां जहां नेगेटिव दिखा, एक ही जगह दिखा तो वही पार्ट शेड कर दिया। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन 2,9। ओपन क्यों आया है? अगेन देखो 9 पे तो ओपन आना ही है भैया, नहीं तो डिनोमिनेटर विल स्टार्ट क्राइंग, वो कहेगा यार मेरे को 0 बना दिया तूने 9 डाल के x को, तो 9 पर तो ओपन आना ही है हमेशा ही। 2 पे इस बार इसलिए ओपन आएगा बिकॉज अगर x को 2 डाल दिया तो LHS 0 हो जाएगा। और 0 लेस देन 0 क्या ट्रू होता है? नहीं, आज बताया था 0 लेस देन 0 तो फॉल्स होता है बेटा। ये क्या होता है? फॉल्स होता है। लेस देन इक्वल टू में आएगा, वो देखेंगे बाद में, बट अभी तो सारे ओपन रहेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, राइट, फाइनल आंसर हो गया है। अभी इसके स्टेप्स बता दूंगा, पहले एक और जरा मान लो, अब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स का ले लेता हूं। यहां पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ले लिए, ये देखिए x माइनस 2, x माइनस 5, x माइनस 10। तो अब आप नंबर लाइन पे बेटा 3 पॉइंट्स दिखा देंगे। सबसे छोटा वाला x इक्वल टू 2 आएगा जब इसे 0, फिर इसे 0 तो 5 आएगा, इसे 0 तो 10 आएगा। और अब तुम्हें देखना है तो देख लो, अब ओरली डालने की कोशिश करो। 10 से बड़ा कुछ 100 ले लो, 100 डालोगे इसमें, 100 माइनस 2, 100 माइनस 5 पॉजिटिव, 100 माइनस 10 पॉजिटिव, प्लस 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 तो प्लस हो जाएगा। 5 से 10 के बीच का कुछ ले लो, ओरली करना है। अब ये सब लिखना नहीं है, एक में लिख के दिखा दिया तुम्हें, ये सब कहानी करके ये सब ड्रामेबाजी नहीं करनी अपने को। हमें अभी ओरली देखना है कि 5 और 10 के बीच का कुछ एक्स लो।
जैसे 6 ले लिया, 6 माइनस 2 पॉजिटिव, 6 माइनस 5 पॉजिटिव, 6 माइनस 10 नेगेटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, तो यहां माइनस हो गया। अब तुम 2 एंड 5 के बीच का ले लो, 2 एंड 5 के बीच में मान लो 4 ले लिया, 4 लेके ये प्लस होगा, 4 माइनस 5 ये नेगेटिव होगा, 4 माइनस 10 ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस कट जाएगा, सो अल्टीमेटली यहां पे फिर प्लस आ जाएगा बेटा। और अब तुम समझ ही गए होगे, जब x2 से छोटा लोगे, जैसे 0 ले लिया तो 0 माइनस 2 भी नेगेटिव, 0 माइनस 5 भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव आ जाएंगे, तीनों नेगेटिव आ जाएंगे। तीनों नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ही रह जाएगा, 2 नेगेटिव तो कट गए, एक अभी भी रह जाएगा। सो इस तरह से। तो सर क्या मैं याद कर लूं ऑल्टरनेट आएगा? यस, याद कर लो, अभी बता दूंगा, स्टेप्स बता दूंगा। प्लस माइनस राइट से ही शुरू किया करो, प्लस माइनस ऑल्टरनेट। हैविंग सेड दैट इनके भी एक्सेप्शन होते हैं, बट वो सब बातें बताऊंगा एक एक करके। अभी के लिए यस हम मान सकते हैं ऑल्टरनेट ऐसा आएगा, बट हमें LHS, वी वांट LHS लेस देन 0, लेस देन 0 चाहिए ना अभी, तो फिर से हमें लेस देन 0 चाहिए, तो यानी कि LHS को नेगेटिव चाहिए, LHS नेगेटिव चाहिए। तो जहां जहां माइनस आ रहा है वो वाला एरिया शेड कर दो, माइनस एक तो यहां दिख रहा है और एक माइनस यहां दिख रहा है, पूरा माइनस है राइट। और अभी सब में हॉलो डॉट्स, बिकॉज लेस देन का साइन है, सारे हॉलो होंगे। सो फाइनल आंसर क्या दोगे? आइदर दिस माइनस इंफिनिटी से 2 और 5 टू इंफिनिटी, और के लिए यूनियन लगाते हैं, यू का साइन इंटरवल्स में 5,10 बेटा, राइट। सो आइदर माइनस इंफिनिटी से 2, ये वाला इंटरवल, या तो ये हुआ या तो दो जगह आ रहा है ना माइनस, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो हम आइदर दिस और दिस को यूनियन से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो बीच में यूनियन लगाते हैं। जब बहुत सारे इंटरवल आ रहे हो तो बीच में यूनियन लगाते जाओ, समझ गए। जैसे एक और करते हैं, बेटा डॉटेड ले लो लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लाइन आप जैसे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है सॉलिड बनानी है डॉटेड, वो कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट अ वे टू राइट इट डाउन। अब इसमें देखो क्रिटिकल पॉइंट, एक इसको 0 डालेंगे -4, इसको 0 डालेंगे 0, इसको 0 डालेंगे तो 7, सबसे छोटा वाला पहले, बिकॉज नंबर लाइन में नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव ऐसे आते हैं, और जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को प्लॉट करना है। अब तुम समझ गए हो, इधर से प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, चेक करना चाहो तो कर लो। और अब इस बार ग्रेटर देन 0 है, इस बार हम क्या चाहते हैं? LHS को ग्रेटर देन 0, LHS ग्रेटर देन 0 चाहते हैं, तो यानी LHS को हम पॉजिटिव चाहते हैं। सो पॉजिटिव एरिया शेड कर दीजिए, अभी हॉलो रखिए, हॉलो रखना है क्योंकि सिर्फ ग्रेटर का साइन है या लेस के साइन में हॉलो आने हैं, सारे के सारे ऐसे याद रख लो। सो फाइनल आंसर हो गया -4 से 0 ओपन, यूनियन 7 ओपन, इंफिनिटी ओपन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, मतलब x अगर आप इस रीजन में कुछ भी ले लें तो ये पूरी चीज एक नेगेटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी बेटा, ये पूरी चीज पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से वेवी कर्व का फंडामेंटल है। अब आ जाते हैं, सर हमें इतना दिमाग लगाना है क्या? नहीं। क्या अब तुम्हारे माइंड में 2-3 सवाल आ रहे होंगे कि क्या सर हमेशा प्लस माइनस प्लस लेंगे, राइट से ही शुरू करेंगे, कभी तो सर किसी ने बोला था लेफ्ट माइनस से भी शुरू हो जाता है। तो अभी आपकी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। अब हम वेवी कर्व के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक सवाल ये भी आ रहा होगा, सर राइट में 0 ना हो तो? अभी तो आपने ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 ही बस सॉल्व करना सिखाया है। मान लो ये लेस देन 4 हो गया, तब क्या करूं, है ना? तो अब इसके लिए हम वेवी कर्व के स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, वेवी कर्व के स्टेप्स पढ़ेंगे कि अब हमें सॉल्व करनी है ये रैशनल इनइक्वालिटी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ये बदतमीजी तो कर मत देना बेटा कि इसको वहां ले जाता हूं। सर नहीं, आज बताया था x+4 के बारे में, पता नहीं, हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है नेगेटिव हो जाए, हमें नहीं पता। सो वी कांट जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई द स्टेप्स ऑफ वेवी कर्व मेथड। ये आपके सामने लिखे हुए हैं 7 स्टेप्स। 7वां तो सर डैश लगा हुआ है, तो 7वां भी फिल हो जाएगा थोड़ी देर में, बट मोटा मोटा आपको यही स्टेप्स लगाने हैं। जब भी वेवी कर्व का सवाल आए, ये रूल आपका हमेशा वर्क करेगा। क्या है रूल? सबसे पहला स्टेप, क्रिएट 0 इन RHS एंड सिंप्लीफाई। जैसे इस एग्जाम्पल में लगा के दिखाता हूं, राइट साइड में तो 4 है, 4 को लेफ्ट में ले जाओ। लेफ्ट राइट ले जाने में तो साइन वाइन चेंज होता नहीं है, प्लस माइनस में कर रहे हो आप, तो लेस का लेस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में प्लस माइनस 4 कोई भी ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, राइट साइड में 0 लेके बनाया, और अब इसको LCM लेके सिंप्लीफाई किया।
तो ये बन गया 2x माइनस 3 माइनस 4x माइनस 16 अपॉन x प्लस 4 लेस देन 0। तो 2x माइनस 4x माइनस 2x माइनस 16 माइनस 3 19 x प्लस 4 लेस देन 0। करेक्ट, ये बन गया फर्स्ट स्टेप लगाने के बाद, ये बन गया। अब बोल रहे हैं सेकेंड स्टेप में LHS को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। जैसे ये दोनों फैक्टर तो लीनियर ही है अभी, है ना, लीनियर मतलब x की पावर 1 आ रही है। मान लो क्वाड्रेटिक आ जाए तो स्प्लिटिंग द मिडिल करके फैक्टराइजेशन कर लेना, है ना, अगर। बट अभी तो स्टेप 2 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी लीनियर दिख रहा है, ये भी लीनियर दिख रहा है। तो स्टेप 2 इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टेप 3, मेक कोफिशिएंट ऑफ x, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने आपको एक बात बोली थी, अलग अलग लोग वेवी कर्व अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं बेटा। किसी का राइट साइड प्लस से शुरू होता है, किसी का माइनस। वेव जो होती है प्लस माइनस में अलग अलग होती है। मेरी वेव में हमेशा राइट प्लस में ही आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। और वो इस बात पे इंश्योर हो जाता है वो, क्योंकि अगर आपने सारे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बना के लगाया है वेवी कर्व, तब हमारे स्टेप हमेशा राइट में प्लस से ही देंगे बेटा। क्या मतलब है इसका? जैसे यहां पे देखिए x का कोफिशिएंट यहां तो 1 है, यहां -2 हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें से माइनस जबरदस्ती कॉमन निकालिए और इस माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही माइनस जाएगा उधर, तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में जा रहा है, तो साइन तो चेंज हो जाना चाहिए। तो माइनस हटते ही क्या आ जाएगा, 2x प्लस 19 बाय x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा बेटा। तो मैंने क्या किया, वेवी कर्व लगाने से पहले कोफिशिएंट ऑफ x अगर सबके पॉजिटिव बना लोगे तो तुम्हारा हमेशा प्लस से ही शुरू होगा, ठीक है। ये रूल अपना हो गया ना, फालतू में देखना नहीं पड़ेगा कब प्लस है कब माइनस। हमें सबके सारे कोफिशिएंट्स, सर दोनों के माइनस होते तो दोनों के माइनस कॉमन आके कट जाते, साइन सेम ही रहता, चेंज नहीं होता, है ना। वो तो डिपेंड करेगा कि कितने माइनस आए हैं, उस हिसाब से साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। इस बार एक ही माइनस बाहर आया, सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ साइन को चेंज करना पड़ा। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप 4 तो ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं इसके बाद की कहानी, कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं हर एक लीनियर फैक्टर को 0 डाल के एंड उन्हें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। यही तो किया था ना अभी, कि इसको 0 इसको 0 इसको 0 डाल के नंबर लाइन पे प्लॉट किया था। तो वैसा ही कुछ करो कि 2x प्लस 19 को 0 रफ में डाल लो। 2x प्लस 19 को 0 डालेंगे तो x आएगा -19/2, और x प्लस 4 को भी 0 डालेंगे। तुम बोल सकते हो सर होगा थोड़ी ना, हाँ तो मैं कब कह रहा हूं कि आंसर है, मैं तो बस नंबर लाइन में इनको यूज कर रहा हूं। अब छोटा वाला पहले आएगा, -19/2 इज ज्यादा नेगेटिव तो पहले आएगा, फिर -4। 0 मत दिखाना भाई, जब तक 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा। आपको जबरदस्ती का क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिखाना है। 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। और अगला स्टेप है कि क्योंकि अब हम थर्ड स्टेप हमारा इंश्योर कर चुका है कि अब हम प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिखेंगे, राइट मोस्ट एंड से लिखेंगे, क्योंकि हमने सबके कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बना लिए हैं। तो अब आपको चेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इधर से ही शुरू होगा, प्लस से ही शुरू होगा, फिर ऑल्टरनेट माइनस, फिर प्लस। सर लेफ्ट से कर दूं तो गलत हो जाएगा, कभी कभी आपने राइट से ही शुरू करना है, प्लस से ही शुरू करना है। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये वेवी कर्व क्यों है नाम इसका, अभी बता दूंगा चलो, बट लास्ट में पहले आंसर निकाल लें। आंसर हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि तुम राइट में 0 बना चुके हो, तुम तो राइट में 0 बना चुके हो, तो या तो ग्रेटर देन 0 आया होगा या लेस देन 0 आया होगा बेटा, है ना। तो हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, वी वांट LHS टू बी पॉजिटिव। तो जहां जहां प्लस आ रहा है वो पार्ट शेड कर दीजिए, दिस एंड दिस इज अवर आंसर। और अभी तो हॉलो डॉट्स रहेंगे क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन है बेटा। तो फाइनल आंसर हो गया -∞ से -19/2 ओपन यूनियन -4 से इंफिनिटी बेटा। दिस इज अवर आंसर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कि मतलब अगर आप इस रीजन में या इस रीजन में कोई भी x रखेंगे इसमें, तो ये क्वांटिटी 4 से कम आएगी। ये इसका मीनिंग हुआ कि अगर आपने x की वैल्यू -4 से इंफिनिटी कुछ भी रख लो, से 0 रख लो, 0 रख लो x की, तो -3/4 आ रहा है, लेस देन 4 ही होता है, ट्रू आ गया। तो लेफ्ट साइड हमेशा 4 से कम आएगा बेटा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ वेवी कर्व मेथड।
नाउ व्हाई इज वेवी कर्व? बेसिकली देखो वेवी कर्व नाम क्यों होता है, जैसे अभी आपने देखा यहां पे ऐसा हुआ, यहां ऐसा हुआ, तो मैं तो प्लस माइनस प्लस लिख देता हूं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वेव बना देते हैं, प्लस वाली वेव ऊपर, फिर जहां माइनस है वहां नीचे, फिर प्लस वाली ऊपर, प्लस माइनस को नीचे, प्लस ऊपर, तो इसलिए वेव चलती है वो अल्टरनेट प्लस माइनस की तरह, हेंस द नेम वेवी कर्व मेथड। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बना लो, एक ही बात होती है, दोनों बातें सेम है, बस इंपॉर्टेंट है तुम्हें शेड कौन सा करना है। ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला पार्ट शेड करोगे, और लेस देन जीरो है तो नंबर लाइन ऐसे बना लो या ऐसे, दोनों बढ़िया है। कई किताबों में आपको ऐसे मिलेगी, मेरे को ये अच्छी लगती है यार, क्या फालतू की वेव वेव ड्राइंग करें, अपना ये ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेप है। अब लास्ट स्टेप क्या है? शेड द रिक्वायर्ड रीजन, और ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव रीजन, हाँ ये तो हमें पता ही है, लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव रीजन। अब सेवेंथ स्टेप क्या है? वो एक्चुअली ओपन क्लोज का है। अभी तक तुम देख रहे हो सारे ओपन ब्रैकेट्स लिख रहा हूं, मैं सारे ओपन ब्रैकेट्स लिख रहा हूं, जैसे कि इस क्वेश्चन में सारे ओपन आए। इन्फिनिटी तो चलो ओपन ही होता है, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हॉलो बनाए हैं, ओपन बनाए हैं, क्यों सर? क्लोज कब होंगे? तो वो भी सेवेंथ स्टेप थोड़ी देर में अभी आ जाएगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाए। देखो बताने को मैं यहां भी बता दूं, मैथ्स में क्या होता है ना बेटा, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा खिचड़ी फैल जाती है, रायता फैल जाता है, सॉरी खिचड़ी मच जाती है, कि अगर आप सारी चीजें एक साथ बता दो, तो मैं एक एक करके बताऊंगा ताकि तुम्हें क्लैरिटी बिल्कुल 100% रहे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, राइट? सो सेवेंथ स्टेप आएगा अभी थोड़ी देर में, वेट कर लीजिए। चलो एक और सवाल लगाते हैं, एक और सवाल लगाते हैं इसी मेथड के ऊपर, एक और लगा लेते हैं। अभी जो हमने किया है, तो लेट्स अप्लाई द स्टेप्स। 2 को लेफ्ट में लाएंगे, x माइनस 7 अपॉन 3x प्लस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और 3x प्लस 1 x माइनस 7 माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सो x माइनस 7 माइनस 6x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस 5x माइनस 9 अपॉन 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। पहला स्टेप लग गया है भाई, देख लेना जरा आराम से, माइनस 5x और माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 हो गया, नीचे 3x प्लस 1 हो गया। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप कहता है लीनियर, लीनियर तो बने हुए हैं। थर्ड कहता है सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल सिमिलर सा ही हो गया, और क्योंकि एक ही माइनस आया है, जब उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगी। और अब क्रिटिकल पॉइंट्स, अगला स्टेप कहता है क्रिटिकल पॉइंट्स, इन्हें जीरो डालो, माइनस 9/5 आएगा जब इसे जीरो डालोगे, इसे जीरो डालोगे माइनस 1/3 आएगा। जो छोटा है ज्यादा नेगेटिव है वो पहले लिखा है मैंने, ये ध्यान रखना, पता चला माइनस 1/3 पहले लिख रहे हो, नंबर लाइन में कौन आता है पहले? पहले ही आता है। और फिर आप प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिख दो, और लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव पार्ट शेड कर दो, हॉलो डॉट्स कर दो अभी, क्योंकि सिर्फ लेस देन जीरो है, ग्रेटर या लेस के लिए अभी हॉलो ही चलने दो, ठीक है ना? तो फाइनल आंसर क्या हो गया? ओपन माइनस 9/5 से माइनस 1/3 फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये हो गया है बेटा, राइट? दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? बात क्लियर है बेटा, समझ गए हो? मतलब ये इन दोनों के बीच का कोई भी x डालो, ये क्वांटिटी 2 से बड़ी निकलकर आएगी। जैसे एक और करते हैं, पॉज करके ट्राई करो, ये वाला भी सेम स्टेप्स लगाने हैं। क्वाड्रेटिक आ गई, कोई बात नहीं, है तो रैशनल इनइक्वालिटी ना, क्वाड्रेटिक आने दो, बट स्टेप्स तुम्हारे सेम चलेंगे। पहला 8 को लेफ्ट में, अब इसका एलसीएम, और अब 10x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 17x माइनस 16x प्लस x माइनस 34 प्लस 24 माइनस 10 मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप एक बार देख लेना। स्टेप 1 लग गया है बेटा। राइट साइड में जीरो बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जाके हमें वही चाहिए होता है ना, कि पॉजिटिव नेगेटिव देखना आता है हमें, तो इसलिए राइट में जीरो लाना तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है। सेकेंड स्टेप कहता है अब लीनियर फैक्टर्स बनाओ, अब लगेगा सेकंड स्टेप, क्योंकि अब तो यहां क्वाड्रेटिक फैक्टर है। स्टार्टिंग में मत बना देना, कई लोग स्टार्टिंग में बना के बैठ जाते हैं, जो ऑर्डर है आपने वही लगाना है, ठीक है ना? पहला स्टेप है कि आप लेफ्ट में लाएंगे तो आपने वही करना है। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल देखते हैं, 20 के फैक्टर, तो 5x 4x और नीचे प्लस 3x माइनस x, और अब न्यूमरेटर में x कॉमन 2x प्लस 5
-2 कॉमन 2x प्लस 5, x कॉमन x प्लस 3, -1 कॉमन x प्लस 3। और अब देखिए जो फैक्टर्स बन गए बेटा, जो फैक्टर्स बन गए वो बन गया x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 और नीचे बन गया x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 लेस देन 0 है बेटा, लेस देन 0 है। सेकंड स्टेप भी लग गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, अभी तुम्हें स्टेप्स लर्न नहीं हुए होंगे, लर्न कर लेना। कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाइए सारे लीनियर फैक्टर में, तो 4 लीनियर फैक्टर हैं। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 1 है, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो चारों के इस बार तो पॉजिटिव दिए हुए हैं बेटा, किसी का भी नेगेटिव नहीं है ना, तो किसी का नेगेटिव नहीं है, तो स्टेप 3 नॉट एप्लीकेबल इन दिस, स्टेप 3 नॉट एप्लीकेबल। स्टेप 4 क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो सबको 0 डाल के, तो चुपचाप रफ में कर लो ये काम। अगर ओरली नहीं दिखता तो सबको 0 डालेंगे सर, x माइनस 2 को 0, 2x प्लस 5 को 0, x माइनस 1 को 0, x प्लस 3 को 0, तो यहां से आएगा 2, यहां से आएगा -5/2, यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा -3, राइट। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा दिख नहीं रहा होगा शायद, ये थोड़ा इधर कर देता हूं, तो अभी भी नहीं दिखेगा, एक सेकेंड। चलो तो रफ में तुम निकाल लो इधर को करके, कि सबको जब मैंने 0 डाल के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, यहां लिख देता हूं, इसको 0 डाल के सबसे छोटा वाला -3 मिल रहा है, फिर यहां से -5/2 नेगेटिव, और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो सबसे छोटा, फिर एक 1 मिल रहा है, फिर एक x इक्वल टू 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर वाइज आपको प्लॉट करने हैं नंबर लाइन में, असेंडिंग ऑर्डर में, ऑब्वियसली नंबर लाइन में वैसे ही आते हैं। अब तो हमें पता ही है आगे की कहानी, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया है। बस अब क्या है, अब तो हमें लेस देन 0 मतलब नेगेटिव एरिया शेड करना है, नेगेटिव एरिया शेड करना है, लेस देन 0 बनाए ना लास्ट में, हॉलो डॉट्स रखने हैं। सो फाइनल आंसर हो गया ओपन -3 से -5/2 यूनियन 1 से 2B ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। समझ गए हो कैसे करना है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया है वेवी कर्व लगाने का तरीका। एक और में लगा लेते हैं, फिर हम देखेंगे स्टेप नंबर 7 क्या होगा बेटा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से देखते हैं। अब जल्दबाज लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर नहीं भाई, वेरिएबल है x की टर्म में, हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वी कांट डू दैट। हम तो अपने वेवी कर्व के स्टेप्स लगाएंगे। लेफ्ट में ले आए, 0 बनाया, एलसीएम लिया, और 2x इंटू एक्स प्लस 1 -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और अब क्या करेंगे बेटा, ग्रेटर देन 0, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x -2x स्क्वायर -5x -2। देख रहे हो ना ब्रैकेट का कैसे यूज करता हूं मैं, माइनस आ रहा है ब्रैकेट लगा दिया, नहीं तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे माइनस डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाओगे। छोटी छोटी बातें हैं, बट ये सब मैथ्स में बहुत कॉमनली अकरिंग मिस्टेक्स हैं। ब्रैकेट्स केयरफुली यूज, हैबिट में लाइए। तो -3x -2, इसके भी लीनियर फैक्टर बना लो। देखो सही बनाया मैंने इस क्वाड्रेटिक को, क्योंकि अगले स्टेप में लीनियर बनाना ही है मुझे, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक बची थी, इसे भी लीनियर बना दिया है बेटा मैंने। सही लग रहा है, इसको खोलूं तो यही आ रहा है। और x प्लस 1, वो सर आपने डायरेक्ट कैसे लिखा विद एक्सपीरियंस। भाई तुम भी इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि तुम भी स्प्लिटिंग द मिडिल डायरेक्टली तुम्हें ओरली दिख जाए। और अब सेकंड स्टेप हो गया, लीनियर बन गए सारे। थर्ड स्टेप कहता है सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव दिख रहा है तो ऊपर वाला नेगेटिव हटाएंगे। सो 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो लेस देन 0 बन गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, सबसे चारों को 0 डालेंगे। ठीक है, चारों को 0 डालेंगे तो ये -2 देगा सबसे छोटा वाला, फिर -1 आएगा, फिर -2/3 ज्यादा छोटा है, फिर -½ आएगा। तुम देख लेना आराम से, तुम रफ में स्टार्टिंग में अपने आप लिख के देख लो, रफ में चारों निकालो, 0 रखो, फिर ऑर्डर देखो, तुम्हें भी धीरे धीरे ये फास्ट तरीके अपने आप आ जाएंगे बेटा प्रैक्टिस के साथ।
और अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव एरिया शेड, हॉलो डॉट्स। देखो कई लोगों को अभी भी ये डाउट होता है कि सर आप 0 कैसे रख रहे हो, 0 तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कब बोला कि x की वैल्यू हो जाएंगी, मैंने तो हॉलो डॉट लगा दिए ना। मैं तो बस कह रहा हूं उनके बीच की वैल्यू होंगी, मैंने लिए थोड़ी है x के आंसर में वो। मैंने तो फाइनल आंसर में -2 से -1 ओपन, -2/3 से -1/2 ओपन ही रखा है बेटा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर आप 0 रख रहे हो, सर ये क्या है, 0 थोड़ी हो सकता है, डिनोमिनेटर भी 0 रख रहे हो। वो तो मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए रख रहा हूं, अल्टीमेटली आंसर में थोड़ी ना मैं बोल रहा हूं। मैंने तो ओपन डॉट्स लगा दिए ना, ओपन का सिग्निफिकेंस यही है। चलो तो अब जरा देखते हैं कि स्टेप 7 क्या है और क्लोज्ड ब्रैकेट्स कब आएंगे। देखो भाई 1 घंटा 10 मिनट के अंदर पता भी नहीं लगा, वैसे तो काफी चीजें हमने कर ली हैं। बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट किया है, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को, ओपन डॉट्स क्लोज डॉट्स पढ़ा, फिर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी, फिर रैशनल इनइक्वालिटीज पढ़ी, वेवी कर्व के प्रूफ से मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया, ये नहीं सीधे स्टेप्स रटवा दिए। तो अब देखो थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था कि 2 है, 5 है, 10 है ना, 2, 5, 10 इसके क्रिटिकल पॉइंट है, और लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0 में बस अब फर्क क्या होगा। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी तक बस हम ग्रेटर या लेस वाली देख रहे थे, नाउ वी आर सीइंग लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब देखो लेस देन वाला तो अभी भी सही है, ये वाला काम तो अभी भी अपना चल ही रहा है, बट अब हम 0 भी चाहते हैं इस चीज को। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास ये वाली चीज आप चाहते हो कि ये वाली चीज 0 भी हो जाए, ये चीज अब बेसिकली इक्वल टू 0 भी अलाउड है हमें, है ना, क्योंकि लेस देन 0 तो चलो नेगेटिव वाला आ ही गया, इक्वल टू 0 जब रखेंगे, अब ये चीज 0 रखते हो तो x क्या मिलता है भाई, न्यूमरेटर 0 होता है ना भाई। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 रखने का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी थोड़ी 0 होता है। तो इसका मतलब होता है कि x -2 x -5 0, इसका मतलब होता है आइदर x -2 0 और x -5 0। इसका मतलब हो गया x2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। मतलब अब जो आप आंसर देने वाले हैं उसमें 2 पे सॉलिड डॉट लगा लीजिए, क्योंकि 2 अब हो सकता है हमारा आंसर। 5 पे भी सॉलिड लगा लीजिए, 10 पे अभी भी हॉलो रहेगा, क्योंकि 10 हो गया भैया तो बदतमीजी हो जाएगी डिनोमिनेटर के साथ, तो कहेगा यार डिनोमिनेटर को 0 बना दिया, तुम पागल हो, मैथ्स नहीं आती तुम्हें। तो इसलिए हम अब क्या तुम्हें बस इतना सा क्या याद रखना है, स्टेप 7, तुम्हें इतना कुछ नहीं करना एग्जाम में बैठ के ये सब कर रहे हो, नहीं, ये तो समझा रहा हूं। तुम्हें बस ये याद रखना है कि ग्रेटर या लेस का साइन था तो सारे ओपन थे, सारे ओपन, बिल्कुल बिंदास, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को ओपन कर दो, हॉलो डॉट्स कर दो। बट ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में न्यूमरेटर वालों को बेटा सॉलिड कर दो। देखो न्यूमरेटर से 2 और 5 मिले थे, उनको ही बस सॉलिड किया गया है, क्योंकि न्यूमरेटर ही तो 0 हो पाता है ना दोस्त जब इक्वल टू 0 करते हैं। सो न्यूमरेटर 0 इज अलाउड, यानी x की वैल्यू 2 और 5 इज अलाउड। डिनोमिनेटर तो भाई हर हाल में ओपन ही रहेगा। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से 2 क्लोज्ड यूनियन 5 क्लोज्ड 10 ओपन, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही अगर इसका देखना चाहते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स है -4 0 7 प्लस माइनस ग्रेटर मतलब पॉजिटिव एरिया शेड, और इक्वल टू भी है तो न्यूमरेटर वाले क्लोज, -4 और 0 को कर दो क्लोज, 7 अभी भी ओपन। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस इतना सा चेंज आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो तो स्टेप 7 कहता है कि न्यूमरेटर के क्लोज कर दो, बाकी सब ओपन रहने दो डिनोमिनेटर के। ठीक है भाई, तो चलो अब बिल्कुल सेम मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, और हमें बताया जाए कि यार इसको सॉल्व करो, नोटिस करो लेस देन इक्वल टू साइन आ रहा है बेटा, लेस देन इक्वल टू साइन आ रहा है तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, बिल्कुल स्टेप्स वही लगाएंगे अपने। 2 को लेफ्ट में ले जाओ, और एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स -1 और सिंप्लीफाई करो। स्टेप 1 चल रहा है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x होल अपॉन x इंटू एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 0। देखो भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, 2x से 2x कटा, सो हमारे पास आ गया -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और देखो अब थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के लिए अगर हम देखें,
क्योंकि वैसे तो लीनियर बनाना है हमें, बट पहले माइनस कॉमन ले लेता हूं बिकॉज फिर थोड़ा फैक्टर बनाना हमारे को आसान लगता है। बात तो सेम है, पहले माइनस ले लो बाद में ले लो, बात तो सेम है। और अब माइनस को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो 2x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दिया, ठीक है। अब लीनियर फैक्टर बना लो। सो स्टेप 2 3 हमने इंटरचेंज कर दिया, दैट इज अलाउड, बाकी स्टेप्स में मत करना। स्टेप 2 3 में हम कर सकते हैं। नाउ न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल करके। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लीजिए फैक्टर सही बनाए हैं, सही लग रहे हैं। और अब क्रिटिकल पॉइंट्स तो मिलते हैं सबको 0 डाल के। -1 मिला, इसको 0 डाल के, इसको 0 डाल के हाफ, इसको डाल के 0, इसको भी डालेंगे ना तो 0 आएगा, फिर हाफ आएगा, फिर 1 आएगा सबसे बड़ा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर मतलब पॉजिटिव एरिया शेड, जहां जहां प्लस दिख रहा है वो शेड कर दिया, जहां जहां प्लस दिख रहा है वो शेड कर दिया। और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है तो न्यूमरेटर वाले को बोलो कि भाई हमें याद है कि तुझे क्लोज भी करना है। तो हाफ मिला था यहां से, उसे क्लोज किया, -1 मिला था, उसे क्लोज किया। डिनोमिनेटर से जो मिले उनको कहो बेटा तेरी कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में, तू ओपन ही रहेगा। तो बस अब क्या है, हमारा आंसर हो गया -∞ से -1 क्लोज्ड। -∞ तो ओपन ही रहता है राइट। 0 से हाफ पे क्लोज्ड, यूनियन 1 ओपन इन्फिनिटी ओपन। आंसर देख लीजिए भाई, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ऐसे करते हैं बेटा। वेवी कर्व के ये सवाल हमारे पास आ गए हैं। चलो, तो वेवी कर्व के बारे में बहुत बातचीत हो गई है। अब कई लोगों को ना ये सब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाती है। एक तुम ये वेवी कर्व का होमवर्क में कर लेना, वैसा ही है, बिल्कुल ही सेम है, यही स्टेप्स लगाना एग्जैक्टली सेम तरीके से। 3 को लेफ्ट में लाना, ठीक है। अब देखो कई लोगों को लग रहा होगा सर जो रेगुलर बैच में पढ़े होंगे बेसिक मैथ, सर आपने तो वही बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही लिए हैं, तो टॉपिक इतना बेसिक है ना कि यार अब क्या ही इसमें कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लाएं। फिर भी मैंने तुम्हें बहुत वैरायटी दे दी है, आप इन्हें ट्राई करना। और जिन्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न नहीं है, कई बार ये लग जाती है बेसिक मैथ में, ये पता होनी चाहिए बेटा। 9th 10th की बातें हैं, ये सब आपके सामने मैंने लिख दी है। अगर लर्न नहीं है, ये सब आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। बेसिक फंडामेंटल वेवी कर्व हम समझ गए हैं, सीख लिया है हमने। नाउ लेट अस सी द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो हमें पता होना चाहिए, सेट थ्योरी में इतना बेसिक तो स्कूल में पढ़ा होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ऐसा पार्ट जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखते हैं ना, तो ऐसा एरिया जो दोनों में आए, इसमें भी आए इसमें भी आए। जैसे मान लो अगर x इक्वल टू 1 2 3 है, एक सेट ए ये है और बी सेट है 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में आ रहा है 2 3, और ए यूनियन बी हो जाता है जो कहीं भी आइदर दिस और दिस। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, कि दोनों इस ए में भी आना चाहिए एंड बी में भी आना चाहिए। यूनियन का मतलब होता है और, कि या तो ए में आ जाए या बी में कहीं भी आ जाए। तो 1 2 3 ए में से ले लिया और 2 3 दोबारा क्या लिखना, यहां भी है 4 5 और लिख लिया, तो ये यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। सो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ए इंटरसेक्शन बी को अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो होगा ए एंड बी में जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों आपको लेने हैं। तो जैसे अगर एक ये है ए, एक ये है बी, सो दिस एंड दिस दोनों में जो आ रहे हैं वो कॉमन वाले एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जब भी इंटरवल का लोगे, आपने उसे नंबर लाइन के थ्रू ही लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर मैं तो ओरली देख लेता हूं, भाई अभी तुम रहने दो, ओरली देखने वाले दिन भी आएंगे तुम्हारे, बट उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके लिए। जिसने उतने क्वेश्चन करे होंगे नंबर लाइन बना बना के, उसे ही दिख सकता है। बट मैं तो फिर भी कहूंगा कि तुम ओरली मत लो, नंबर लाइन पे पहले पहला सेट बनाओ, -∞ से -4, देखो -4 पे क्लोज, 0 से 7, 0 पे क्लोज, 7 पे क्लोज, पहला बन गया। और दूसरा वाला -6, अब रिलेटिवली बनाओ, -4 से पहले आएगा -6, तो यहां बनाओ। -1 इन दोनों के कहीं बीच में आएगा, 3 इन दोनों के बीच में आएगा, से इन्फिनिटी। रिलेटिव एक दूसरे के नीचे बनाना है,
ज्यादा जगह बचाने की कोशिश नहीं करनी है, कंजूसी नहीं दिखानी है कि सर हमारी नोटबुक में जगह वेस्ट हो रही है, हम तो इसके आगे ही बना लेंगे। ये सब चीजें दिमाग में आती हैं, हमारे भी आती थी, गलतियां हो जाती हैं बेटा। अपने को एक के नीचे एक बनानी है और फिर अब इसमें कॉमन एरिया ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा एरिया ढूंढना है जो दोनों में आ रहा हूं। ये कह रहा है मैं माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा हूं, कह रहा ना भाई मैं तो -6 से हो रहा हूं, तो चल कहेगा चल दोनों में -6 अपन दोनों के पास है, तो अपन यहां से शुरू हो जाते हैं। और फिर वो कहेगा हम दोनों बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, -4 पे जाके वो कहेगा यार मुझे तो रुकना पड़ रहा है भाई, मेरी तो बैटरी खत्म हो गई। यहां पर जाके ए सेट कहेगा मेरी बैटरी खत्म भाई, मेरे पास तो आगे कुछ है नहीं, तो वही वो कहेगा चल अपन भी रुक जाते हैं, अपन तो साथी हैं तेरे। इंटरसेक्शन लेना है तो इतना पार्ट, तो एक तो इंटरसेक्शन आ गया। अब ये बैटरी आगे चली, अब ये आगे चली लाइन, वो कहता है चलो भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, अब कॉमन है नहीं, क्योंकि ये इसके पास है बट उस पर नहीं है। फिर यहाँ पर अब तो दोनों पर ही नहीं है, 0 से उसके पास शुरू हो गया, बट ये कह रहा भाई मेरी बैटरी शुरू नहीं हुई अभी, तो 3 से अब फिर देखा दोनों के पास आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब 3 से कहानी फिर शुरू हो गई इंटरसेक्शन की। वो 3 से बढ़ते बढ़ते कह रहा मेरे पास तो भाई सारे ही हैं, वो कह रहा ना भैया हम तो 7 पे रुक जाते हैं, तो चलो 7 पे कहानी रोक देते हैं दोनों की। सो इंटरसेक्शन 2 सेट आ गए, आइदर दिस इज द इंटरसेक्शन और दिस इज द इंटरसेक्शन, यानी -6 से -4, या फिर और 3 से 7। अब ये क्या है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन है बेटा। अब होता क्या है, बीच में लगता है यार इंटरसेक्शन है तो चलो यहां इंटरसेक्शन लगा देते हैं, नहीं यहां यूनियन लगेगा, क्योंकि और है ना, यहां तो और है ना। सो दिस यूनियन दिस इज द इंटरसेक्शन, मतलब या तो ये इंटरसेक्शन है या फिर ये। बस इतना याद रखो, जब भी और आए बोलने में तुम्हें यूनियन लगाना है, एंड आए बोलने में तो इंटरसेक्शन लगाना होता है बेटा। ठीक है, चलिए तो ऐसे लेते हैं नंबर लाइन के थ्रू इंटरसेक्शन। अब अगर सर इसमें कोई ओपन होता तो, जैसे मान लीजिए कोई एक आध ओपन वगैरह भी कर देता हूं, ये दे देता हूं, एक सेट ये है एक सेट ये है, दोनों को नंबर लाइन में प्रॉपरली दिखाइए, रिलेटिवली दिखाइए। वो -4 पे इस बार क्लोज्ड है, 0 पे ओपन और 5 पर क्लोज्ड है, 0 पे ओपन 5 पे क्लोज्ड है, और उसके बाद 6 से इंफिनिटी 6 पे ओपन है बेटा, ध्यान से बनाइएगा। और इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे -5 देखिए, -4 के लेफ्ट में, और -12 इन दोनों के बीच में, -12 बेटा इन दोनों के बीच में, इस पे क्लोज्ड इस पे ओपन। 3 और 7, 3 यहां है 7 यहां है, 7 6 के भी आगे बना है, तुमने देख लिया भाई। 7 क्लोज्ड है, 3 भी क्लोज्ड है, 8 से इंफिनिटी 8 से 10, 8 पे ओपन 10 पे बेटा क्लोज्ड है, राइट। तो इस तरह से कहानी चलती जा रही है। अब जरा हमें कॉमन पोर्शन देखना है जो दोनों के पास आ रहा है। तो दोनों के पास आ रहा है मतलब इसकी कहानी यहां से शुरू होगी, यहां पे रुक जाएगी, फिर ये खत्म, फिर वो शुरू, ये नहीं है, ये यहां से शुरू, वो भी है। तो दिस मच इज कॉमन। फिर 6 से लेके 7 दोनों में आ रहा है कॉमन। फिर तुम्हें बस फिगर बना, बस एक तरह से ये तो यार ड्राइंग का क्वेश्चन है, जो पार्ट दोनों में आ रहा है वो सब ले लिया। शेडिंग कहीं भी कर लो, जरूरी नहीं है नीचे करनी है, ऊपर कर लो, कहीं भी कर लो, बस कॉमन पोर्शन को शेड करते जाओ, कॉमन पोर्शन को शेड करते जाओ। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, -5 पे क्लोज्ड है, दोनों के पास है तो क्लोज्ड रहेगा, -4 भी दोनों के पास है तो ओपन रहेगा, क्योंकि -4 इस पे सॉलिड है, इसमें भी कहीं ना कहीं तो है भाई। -5 से -12 सारे हैं इस पे, तो -4 भी है ना, तो दोनों पे -4 है तो -4 पे क्लोज्ड। यूनियन 3 भी दोनों पर है तो 3 भी क्लोज्ड, 5 भी दोनों पर है तो 5 भी क्लोज्ड। अब 6 इस पर नहीं है बट इस पर है, क्योंकि 3 से 7 सारे हैं इस पे, 6 भी है बट एक पर नहीं है, एक पर है तो ओपन ही आएगा बेटा, क्योंकि जब दोनों पे है तभी तो हम इंटरसेक्शन में ले पाएंगे भाई। अगर 6 इसके पास नहीं है और इसके पास है तो क्या 6 इंटरसेक्शन में आएगा? खुद सोचो, इंटरसेक्शन में कौन आता है जब दोनों के पास होता है। अब इसके पास वो बेचारा है ही नहीं, वो कहेगा यार मेरे पास तो है, वो कहेगा चल फिर अपन तो दोनों वाली बात करेंगे, जो दोनों पे है उसे लेंगे, तो नहीं लेंगे 6 को, इंटरसेक्शन में ओपन रहेगा। 7 इस पर भी है और इस पर भी कहीं ना कहीं होगा, 7 को क्लोज कर देंगे। 8 इस पर नहीं है उस पर है, तो कहेगा कोई नहीं बेटा अपनी दोस्ती पक्की है, 8 को ओपन रखेंगे अपन। 10 तो दोनों पर है ही, 10 पे क्लोज कर देंगे। सो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, 4
सेट आ गए इंटरसेक्शन के, इसलिए वो यूनियन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का अब काम क्या है सर, देखेंगे अभी वेवी कर्व के क्वेश्चंस में काम आता है इसका। जैसे दो इनइक्वालिटी दे दी, एक ये, तो अब हमें दोनों को सॉल्व करना है और कॉमन सोल्यूशन निकालना है, मतलब वी वांट दैट सोल्यूशन विच सेटिस्फाइज वन एंड सेकंड, ऐसा एक जो इसे भी कर जाए एंड इसे भी कर जाए, तो इन दोनों को सॉल्व करके वन और सेकंड का इंटरसेक्शन लेंगे बेटा। तो जब मल्टीपल इनइक्वालिटीज आ जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन ऑफ दो इंटरवल्स का यूज करना पड़ता है। तो पहला सॉल्व करो, दूसरा सॉल्व करो और प्यार से इंटरसेक्शन ले लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो करो स्टार्ट, इसको ट्राई करो पॉज करके। चलिए तो इसको स्टार्ट करेंगे। अब पहली वाली इनइक्वालिटी कहती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए राइट साइड में तो 0 है बेटा, पहले से ही उन्होंने बनाया हुआ है। अब सीधे लीनियर फैक्टर बनाते हैं, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं कैसे बनाता हूं, बेसिकली 6 देख लिया, 3 2 और -1 चाहिए, तो -3 + 2 होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट बना देता हूं बेटा इसके फैक्टर, राइट। बस अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो पॉजिटिव है, एक -2 हो गया, एक +3 हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया, और पॉजिटिव एरिया शेड कर दिया, और दोनों ही न्यूमरेटर के हैं बेटा, तो दोनों को ही सॉलिड डॉट लगा दिया। सही है, देख लो जरा एक बार, इससे -2 मिलेगा, इससे +3 मिलेगा, राइट, और हमारे पास एक तरह से पॉजिटिव एरिया शेड हो गया। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x लेस देन 0, x कॉमन, x माइनस 8, राइट साइड में तो 0 है ही, 0 और 8 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, इसी के नीचे बना लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन भी लेना है। और अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव एरिया शेड, और सिर्फ लेस है तो सारे डॉट्स ओपन रहेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि लेस है ना, लेस और ग्रेटर में सारे ओपन रहते हैं, इसमें नहीं न्यूमरेटर क्लोज करना है, न्यूमरेटर क्लोज सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू में करना है। दैट वाज स्टेप नंबर 7, राइट। इस वाले में तो सारे ओपन होते हैं। बस अब क्या है, दोनों का कॉमन पोर्शन ढूंढ लेते हैं। सो 3 से लेके 8 दोनों में आ रहा है, सो 3 पे क्लोज्ड आएगा, 8 पे ओपन हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। ऐसे ही अब दोनों साइड अगर आ जाए, तो दो इनइक्वालिटी हो, या मान लीजिए ऐसा कुछ दे दें आपको, इस प्रकार का कुछ दे देते हैं, एक सेकंड पेज लगा लूं जरा। हाँ, तो अगर जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया, ये कौन सा पेज आ गया, एक मिनट, कहां गया भाई तुम्हारा पेज, आज तो लगाया था मैंने, चलो कोई बात नहीं, कोई भी लगा देते हैं, अभी तो ये वाला है। हाँ, सो मैं आपको कह रहा था कि अब मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, इस तरह का कुछ भी बना के दे दिया, और अब बोल रहे हैं कि यार दोनों साइड दे दी, मतलब हम ये चाहते हैं एंड ये भी लेस देन 3 भी चाहते हैं, इस चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3, तो दोनों साइड अब अलग से सॉल्व करो वेवी कर्व लगा के, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लो, सो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 को लेफ्ट में ले आइए, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये आ गया x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एक ये आ गई। ऐसे ही अब दूसरी साइड को भी सॉल्व कर लो, -3 लेस देन 0, तो 2x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0, तो -x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बेटा। अब दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, सो दोनों को नंबर लाइन एक के नीचे एक बना लीजिए आराम से, पहली नंबर लाइन, दूसरी नंबर लाइन। पहली के क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं -1 और 2, दूसरी के आ रहे हैं -4 और -1, तो -1 -4, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ले लेंगे बेटा। और अब हमें दोनों का पॉजिटिव, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और इक्वल टू मतलब 2 पे सॉलिड और -1 पे हॉलो। इस वाले में बेटा सिर्फ ग्रेटर है, तो यानी दोनों पर बस पॉजिटिव एरिया शेड करेंगे और दोनों पे हॉलो डॉट बन जाएगा। -1 के नीचे -1 एग्जैक्ट बनाना चाहिए, चलो ठीक है मान लेते हैं, इसी के नीचे ही है वो, और हॉलो
इधर भी हॉलो डॉट बेटा बन जाएगा, राइट। बात समझ गए? तो बस अब क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। सो कॉमन पोर्शन फॉर बोथ द ग्राफ्स बिकम, एक तो 2 से इंफिनिटी कॉमन आ गया और एक ये वाला पूरा कॉमन आ रहा है बेटा। सो माइनस इंफिनिटी से -4, -4 पे ओपन, बिकॉज यहां हॉलो था, राइट। एक जगह भी हॉलो है तो हॉलो आएगा, और 2 पे सॉलिड आएगा, 2 से इंफिनिटी बन जाएगा बेटा। ऐसे हमें करने होते हैं वेवी कर्व के क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में कई बार बोर्ड्स में भी वेवी कर्व लग जाता है, ठीक है। ऑल्दो ऑफिशियली जेई बोर्ड्स के सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में नहीं है, बट ये चीज अगर आपको आती होंगी तो इजी रहेगा। सिंपल से याद कर लो बस स्टेप्स और लगाते जाओ। वेवी कर्व के स्टेप्स धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे ना, फिर सारे आराम से लगेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप हमेशा लगा सकते हैं। चलिए अब एक होमवर्क में करेंगे, अब तीनों को सॉल्व करके अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना। जैसे 2 के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ले रहे थे, अब तीनों का इंटरसेक्शन आप ले सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, ये क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा बेटा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं थोड़े से अलग अलग वेवी कर्व के स्टेप्स जो हैं सर, ये क्या ये हर केस में वैलिड है? सो आंसर यस एंड नो बोथ है। थोड़े से एक्सेप्शंस तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़े रूल्स डेविएट हो जाते हैं। जो अभी हमने 7 स्टेप्स पढ़े, अगर ये तब वैलिड है, एक तो रैशनल इनइक्वालिटी होनी चाहिए और रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स नहीं थे अभी तक। इसका क्या मतलब है? तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेवी कर्व फॉर रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ध्यान से सुनना। तो अभी तक जब भी वेवी कर्व लग रहा था, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए लास्ट में, देखो ये लीनियर फैक्टर्स जो हैं ये रिपीटेड नहीं थे, मतलब इनकी कोई पावर नहीं आ रही थी। इसकी पावर बेसिकली 1 आ रही थी, सबकी पावर 1 थी। जितने भी फैक्टर्स थे बेटा, सबकी पावर क्या आ रही थी, 1। लास्ट में जाके कोई भी देख लो, जैसे ये बना था, सबकी पावर 1 1 1 बन रही थी। मान लीजिए कि यहां होल स्क्वायर आ गया या होल क्यूब आ गया, तो वो क्या कहलाएंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स कहलाएंगे। इनमें से सब में जितने भी क्वेश्चंस करे, कहीं रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं बना। देख लो यहां पर भी सारे लीनियर फैक्टर अलग अलग बने, किसी की बेसिकली कोई पावर नहीं आई बेटा। पावर 2 3 4 इस तरह से अगर आ जाए तो वो क्वेश्चंस कहलाए जाएंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर के। सो रिपीटेड लीनियर फैक्टर में क्या होगा, बेसिकली कुछ इस तरह से हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर, x-3 का होल क्यूब अपॉन x-1 सपोज, और ये ग्रेटर देन 0 कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो लेट्स गो बैक टू फंडामेंटल्स। हमने बेसिक्स में क्या पढ़ा था कि यार इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, 1 2 एंड 3 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना। यहां से 2 आएगा, यहां से 3 इसको 0 डाल के, इसको 0 डाल के 1 आएगा। और फिर हमने बोला था यार इस रीजन में, क्योंकि 3 से बड़ा कुछ भी डालें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आता है, तो यहां प्लस हो जाता है ना। फिर हमने बोला था कि यार 3 से थोड़ा कम डालो, 2 और 3 के बीच में जैसे 2.5 डालें, तो ये तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी पावर 3 है तो अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। और 2.5 माइनस 1 ये तो पॉजिटिव, प्लस प्लस और माइनस अभी भी माइनस बन गया। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जब हमारा इसके बाद क्या हो गया था, वापस प्लस हो गया था, बट अब मैं अगर 1.5 डालूं, तो देखो इसमें 1.5 डालेंगे तो 1.5 माइनस 2 तो नेगेटिव है, बट उसका क्योंकि स्क्वायर है, क्योंकि उसका स्क्वायर है, ये तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 1.5 माइनस 3 का क्यूब ये तो नेगेटिव ही रहेगा। सो इस रीजन में मैं देख रहा हूं 1 से 2 के बीच में, ये तो पॉजिटिव है, होल स्क्वायर है, ये नेगेटिव है, और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि 1.5 माइनस 1 है। तो अभी भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव ही रहा बेटा। तो ये क्या हो गया, ये तो अल्टरनेट नहीं आया। तो इसका एक रूल है, इसका भी रूल है, ठीक है। जब रिपीटेड पावर आ जाए, और अब आप देखिए 1 से छोटा कुछ डालिए, 0 डालिए पॉजिटिव, 0 डालेंगे तो नेगेटिव, 0 डालेंगे भी नेगेटिव, 2 नेगेटिव बन जाएंगे, वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो रूल क्या है, रूल बहुत सिंपल है बेटा। रूल ये कहता है कि जिसकी भी पावर इवन हो रही है ना, देखो वैसे तो तुम प्लस से शुरू करते हो और तुम प्लस माइनस ऑल्टरनेट लिखते जाते हो, प्यारा सा रूल चलता है जब लीनियर फैक्टर की पावर 1 होती है। बट अगर रिपीटेड पावर आ रही है, जिस भी फैक्टर की पावर इवन आएगी, इवन किसकी पावर आ रही थी, 2 वाले की, है ना, पावर 2 आ रही थी इवन, इसकी तो पावर इवन नहीं थी, ऑड थी, 3 थी। तो जिस फैक्टर की पावर इवन आएगी, जैसे यहां 2 की x इक्वल टू 2 वाला क्रिटिकल पॉइंट था ना, जिसकी पावर इवन आ रही है, जिसकी भी पावर इवन आएगी उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। देखो इसके अबाउट माइनस का माइनस ही रहा, जो उसके राइट में था
वही उसके लेफ्ट में रख लेना। तो साइन अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट विल नॉट चेंज हुज पावर इज इवन। अब जितनी मर्जी हो इवन वाले, मान लीजिए 2 होते इवन वाले, मान लीजिए ऐसा होता x माइनस 2 की पावर 4 होती, x माइनस 3 का भी स्क्वायर होता और नीचे x माइनस 1 ही होता। तो अब आप क्या करते, फिर से 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट लिखते और इवन पावर इस बार इसकी भी है इसकी भी है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 दोनों पे गोला लगा लेते क्योंकि इन दोनों की पावर इवन है बेटा। और अब इन दोनों के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, मतलब आप प्लस से जब शुरू करेंगे तो इसके अबाउट भी प्लस ही रहेगा, इसके अबाउट भी प्लस ही रहेगा। अब साइन चेंज होगा, माइनस होगा। तो जिस पे भी गोला लगा हुआ है यानी जिसकी भी पावर इवन है उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता। ये बात आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 3 से बड़ा डालोगे तो प्लस ही आएगा और इधर भी आओगे तब भी आप 2.5 डालोगे तो पहले ये नेगेटिव हो जा रहा था 0.5 की पावर 3, बट अब वो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, 2.5 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव रहेगा, इसलिए प्लस का वो प्लस ही रहेगा। जो साइन उसके राइट में होगा वही लेफ्ट में। माइनस था तो माइनस कैरी फॉरवर्ड हुआ, प्लस था तो प्लस कैरी, मतलब साइन चेंज नहीं करना है उसके आजू बाजू में। जिसकी भी पावर इवन आ रही है उसके आजू बाजू में साइन चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो 1 3 5 7 होता और मान लो 7 की पावर इवन आ रही होती, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी पावर हो सकती है इवन, और 1 की इवन आ रही होती, मान लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा कुछ हो रहा होता, x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 3, x माइनस 5 की पावर 3 कर देते हैं क्योंकि ऑड पावर है, और x माइनस 7 वाले की भी इवन हो रही होती, मान लो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कई लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं, वो मत करो, वो मत करो। आप क्या करो, सिंपल तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। आप बस उस जिसकी भी पावर इवन है तो 1 वाले की और 7 वाले की, इन दोनों को गोला मार दिया। गोला मारने का मतलब हमने उसके अबाउट साइन चेंज नहीं करना है बेटा, उसके अबाउट साइन चेंज नहीं करना है इन दोनों के अबाउट। मतलब अगर यहां प्लस था तो इसके लेफ्ट में चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। इस पे गोला नहीं है तो चेंज होगा माइनस, इस पे भी गोला नहीं है तो चेंज होगा प्लस, और इस पे भी गोला नहीं है, गोला है सॉरी, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। जिसके पे ऊपर गोला लगा है यानी जिसकी पावर इवन है उसके राइट टू लेफ्ट में साइन चेंज बेटा मत करना, बस इतना सा याद रख लो। और लास्ट में ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव एरिया जहां जहां आ रहा है वो तो शेड कर ही देंगे, बाकी स्टेप तो सेम है। और क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है सारे डॉट्स हॉलो रहेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। दिस इज गोइंग टू बी अवर आंसर। तो क्वेश्चन अभी करा देता हूं, पहले समझ लो करना क्या है। सारे स्टेप सेम है, सिर्फ जो प्लस माइनस ऑल्टरनेट लिखना होता था वो वाला स्टेप चेंज हो रहा है, और वो मैंने यहां पर लिख दिया है बेटा। ये था एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये था एग्जाम्पल 3। तो ये स्टेटमेंट यहां लिख दिया है, साइन अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट विल नॉट चेंज हुज पावर इज इवन, यही चीज लिखी है। तो जैसे अब करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा जरा, आपके सामने हैं 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब पूरा करके दिखा देता हूं। इसमें देखिए राइट साइड में तो 0 है, पहला स्टेप तो वैलिड है ही, वो तो स्टेप तो उसी ऑर्डर में लगने हैं बेटा, सारे लीनियर फैक्टर हैं, बिल्कुल हैं, 1 2 3 4 लीनियर हैं, पावर्स भी आ रही हैं। सो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का वेवी कर्व चलेगा, और सबको हम 0 डालेंगे तो इसको 0 डालेंगे तो -3 आएगा, इसको 0 डालेंगे तो 1/4, इसको 0 डालेंगे तो 2, ऑर्डर वाइज चल रहा हूं मैं असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर सबसे बड़ा 6 आएगा। जिसकी पावर इवन आ रही है, 1/4 वाले की पावर इवन आ रही है उसे गोला मार दिया क्योंकि यहां पे पावर 2 है, इवन है। इसकी पावर इवन है 6, -3 वाले पे भी गोला मार दो, और इसकी तो पावर 5 है 2 की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों पे गोला मारा, मतलब इनके अबाउट बेटा साइन चेंज आपको नहीं करना है, इनके जो राइट में होगा वही इनके लेफ्ट में चलेगा। तो प्लस, अच्छा सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है वो भी देखना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव 1 प्लस माइनस प्लस, और इधर भी प्लस और इधर भी प्लस ही रहेगा। प्लीज रिमेंबर, अगर यहां माइनस आ रहा होता तो यहां भी माइनस चलता, ये नहीं कि प्लस ही बनाना है, ये नहीं बोला मैंने बोला सेम रखना है साइन। ओके, एंड नाउ ग्रेटर देन 0 वाला एरिया शेड, सो पॉजिटिव एरिया शेड, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और सारे डॉट्स हॉलोस, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है तो सारे डॉट्स हॉलो हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -3 यूनियन -3 से 1/4 यूनियन 1/4 से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। या तो ऐसे लिख लो, या बेटर तरीका क्या रहेगा लिखने का, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट बहुत सारे इंटरवल आ गए, और ये सब
एक साथ लगातार इंटरवल आ रहे होते हैं ना, जैसे दूर है, ये वाला इंटरवल दूर है, तब तो यूनियन लगाना नेसेसरी है, लगाने बिना काम नहीं चलेगा। बट जब एक साथ आ रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, सीधे इधर से लेके ये लिख दो, माइनस इंफिनिटी से 2 लिख लो और यूनियन 6 से इंफिनिटी। बट इसमें एक गलती हो गई, आपने माइनस इंफिनिटी से 2 पूरा ले लिया तो ये बीच के भाई ये भी आ गए, बट इन पे तो हॉलो था, मतलब ये दोनों कर्ली ब्रैकेट में माइनस करके लिख दो कि -3 और 1/4 को हटा देंगे। माइनस मतलब उस सेट से वो हटा देंगे बेटा, उस इंटरवल में तो आ गए ना, माइनस इंफिनिटी से 2 में ये भी आ गए। तो अगर हमने इन तीनों इंटरवल को कंबाइन किया है तो बीच में दोनों पॉइंट्स भी आ गए, -3 और 1/4, उन्हें हटा दिया क्योंकि उनपे हॉलो था। सॉलिड होता फिर क्यों हटाते, हॉलो है तो हटा भी दिया उसे। समझ गए, समझ गए हो। जैसे अब ये वाला करते हैं, बाकी स्टेप बिल्कुल सेम है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाकी स्टेप्स में। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सोचेंगे कि सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट, सबके कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव सेम ही है एक्चुअली, -3, 1/4, 2 और 6, किस किस की पावर इवन आ रही है, 1/4 की, -3 वाले की, तो प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा और पॉजिटिव एरिया शेड, पॉजिटिव एरिया शेड और न्यूमरेटर के क्लोज, क्योंकि फर्क क्या है दोनों में, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो पॉजिटिव एरिया शेड और पॉजिटिव कर दिया, न्यूमरेटर के क्लोज, तो न्यूमरेटर में 2 है, 6 है, 1/4 है, -3 नहीं है। तो अगर अब आप एक इंटरवल करके लिख रहे हैं, सो माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज्ड, यूनियन 6 से इंफिनिटी क्लोज, बट माइनस इंफिनिटी से 2 डायरेक्ट लिखने का मतलब ये दोनों ले लिए, बट ये तो ठीक है ले लिया, सॉलिड है, बट ये हॉलो था, तो कर्ली ब्रैकेट बस -3 को हटा देंगे। इस बार 1/4 नहीं हटाएंगे क्योंकि 1/4 पे तो सॉलिड आ रहा है बेटा। बस इतना ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। वेवी कर्व फॉर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, एक और करके दिखा दूं आपको, चलिए एक और करके दिखा देता हूं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर। सो वेवी कर्व के अभी हम अलग अलग एक तरह से एप्लीकेशंस आज कर रहे हैं, तो एक बार क्विक समरी दे दूंगा इस क्वेश्चन के बाद हमने क्या क्या किया है, एंड में दे दूंगा। चलो, तो सबसे पहले राइट में 0, स्टेप 1 वैलिड, ये लीनियर फैक्टर की पावर, लीनियर फैक्टर ये लीनियर नहीं है, और इसमें माइनस भी दिख रहा है, ये भी माइनस दिख रहा है लीडिंग कोफिशिएंट। तो पहले एक काम करते हैं, माइनस का जुगाड़ ही कर देते हैं, बाद में लीनियर बना लेंगे। ये हो गया, माइनस का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो x+1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसमें से एक माइनस कॉमन आएगा, x² - 5x + 6 और x + 6 होल स्क्वायर हो गया बेटा। नाउ ये -1 का होल स्क्वायर तो +1 ही हो गया, और एक माइनस जब उधर जाएगा तो साइन को पलटता हुआ चले जाएगा, वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बेटा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज, और इसको भी लीनियर बनाई डालो, x - 3 x - 2 x + 6 होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बेटा। बस अब क्या है, अब तो सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव, सारे लीनियर, बिल्कुल प्यारा सा तैयार हो चुका है अपना वेवी कर्व का एक्सप्रेशन। नाउ सबको 0 डाल के क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे छोटा तो ये -6 है, उसके बाद ये -5/2 है, ऑर्डर वाइज चलना है, तुम्हें रफ में लिख सकते हो अगर तुम्हें ओरली नहीं दिखता, -1, ये 0 भी, इसे भी डालेंगे भाई, ये भी तो लीनियर फैक्टर था ना, लीनियर x² है तो क्या हुआ है, तो 0, x0 वहां से मिलेगा, और इसको 0 डालेंगे तो 2, और लास्ट में 3 भी एक, इसको 0 डाल के, तो 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि तरह के लीनियर फैक्टर्स थे। हाँ, सबकी कुछ कुछ पावर्स है, बट जिसकी पावर इवन है, अब जरा उस पर गोला मार लो, x+1 यानी -1 वाले की, x² यानी 0 वाले की पावर इवन है, और -6 वाले की भी पावर इवन है बेटा। इसकी पावर 3 है, ऑड है, ऑड से कोई दिक्कत नहीं है, ऑड इज जस्ट लाइक ट्रीटेड लाइक 1 पावर, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। और अब अगर हम इसमें प्लस माइनस प्लस 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 है ना, क्योंकि इसके अबाउट साइन चेंज नहीं हुआ, इसके अबाउट भी नहीं हुआ, अब इसके अबाउट होगा माइनस, तो इधर भी माइनस ही रहेगा बेटा। समझ गए ना, जैसे यहां किया था हमने, साइन चेंज करते गए थे, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। साइन के बाद तो आगे के स्टेप तुम्हें पता है, रिक्वायर्ड रीजन शेड करोगे, क्योंकि तुम्हारा लास्ट में जाते जाते लेस देन इक्वल टू बना है, मतलब नेगेटिव एरिया शेड करना है, हमें तो LHS नेगेटिव चाहिए, तो जहां जहां नेगेटिव है उसे उठा के अपना शेड कर दो, शेड कर दिया भाई,
ये तो प्लस है, ये सब भी प्लस है, छोड़ दिया, हमें तो नेगेटिव चाहिए, और लेस देन के साथ इक्वल टू 0 भी है, तो न्यूमरेटर के क्लोज कर दो बेटा। -5/2 को क्लोज करेंगे, -6 तो ओपन रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर का है, और 2 और 3 भी ओपन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से ये आंसर दे देते हैं, बस की हो गया। मैंने ऐसा नहीं बोला है, न्यूमरेटर के सारे क्लोज करने हैं। अब अगर तुम्हारे पास -5/2 तो तुमने क्लोज कर दिया भाई, -1 और 0 को भी तो क्लोज करना है, बट सर उनके अराउंड इंटरवल नहीं आ रहा, तो क्या हुआ, आप उसको ऐसे वर्टिकली उठा के ऐसे क्लोज कर दो, इंटरवल उसके लेफ्ट राइट में आना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है, आपको तो न्यूमरेटर के सारे क्लोज करने ही करने हैं। सो फाइनल आंसर क्या दोगे कि -∞ से -6 यूनियन -6 से -5/2, -5/2 पे क्लोज्ड, यूनियन ओपन 2 3, और यूनियन ये दोनों जो कर्ली ब्रैकेट में आ जाएंगे, क्योंकि इंटरवल नहीं आएगा, सिर्फ ये दो वैल्यूज तो कर्ली ब्रैकेट में आ जाएंगे। सर इसको पहले लिख लूं, लिख सकते हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे भी लिख लो, तो दिस इज द आंसर। या फिर आप कहेंगे नहीं सर मैं तो डायरेक्ट पूरा लिखना चाह रहा था, एक साथ आ रहे हैं दोनों, सो -∞ से -5/2 यूनियन 2 3 यूनियन -1 0 कर्ली, और अदर देन सब्ट्रैक्ट कर दो बीच का -6, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बेटा, इसमें भी कोई गलती नहीं है, बढ़िया, ये भी ऐसे लिखो, ये भी सही, ऐसे लिखो, ये भी सही, बस ओपन क्लोज का ध्यान रखना है। समझ गए हो बेटा, क्लियर हो गई ये बात, सुपर इजी हो गया है अब आपके लिए, इस तरह से बेटा करना होता है। तो अब एक ये वाला आपके लिए है, जरा पॉज करके ट्राई करो, आराम से कर लोगे तुम। लीनियर फैक्टर्स जब रिपीटेड आ रहे हैं, देखो पावर 3 पावर 2 पावर 2, इस तरह के क्वेश्चन को अब आप आराम से कर लेंगे, करिए जल्दी से। 4x - 1 का होल क्यूब, x - 3 का होल स्क्वायर, पॉज करके सबने ट्राई कर लिया ना भाई, x² - 5x -6 कॉमन ले लिया माइनस, और अब एक साथ ही निपटा डालो इस माइनस को, जब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ही माइनस आया, इधर ही माइनस आया, बस ये तो सब पॉजिटिव थे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पॉजिटिव चेंज हो गया बेटा, और नीचे वाले जो फैक्टर बनेंगे इस बार x - 6 x + 1 बनेंगे, ध्यान रखना भाई, इस बार फैक्टर ये वाले बनेंगे। बस अब तो आई गेस हमारे पास लीनियर फैक्टर्स सारे आ चुके हैं। सो लीनियर फैक्टर्स हो गए, एक आया -1, एक आया 1/4, एक आया 3 6 8, तो पहले 3 फिर 6 फिर 8 बेटा, राइट। 1 2 3 4 5 लीनियर फैक्टर। देखो एक मेथड लोग ये भी बताते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पर ना उसमें दिक्कत हो जाती है, फिर उसको ध्यान रखना पड़ता है, x शुड नॉट बी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये मेथड ज्यादा आसान होता है, इसमें बिल्कुल मैकेनिकल मेथड है, कोई दिमाग नहीं लगाना, करते जाओ करते जाओ। और अब पावर जो इवन वाले हैं ये संभाल लो भाई, ये संभाल लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक बार जरा देख लेना किसी में कोई कटा तो नहीं था ना फैक्टर, इस वाले में भी x + 1 का होल स्क्वायर, हाँ कोई फैक्टर नहीं कटा था, सारे अलग। कई बार ऐसा हो जाता है ऊपर नीचे कट गए, पता चला हम दोनों को लेके घूम रहे हैं अलग अलग, राइट। यहां पर भी मैं वही देख रहा था, कोई कटा नहीं है। और अब किसकी पावर इवन है, 3 की इवन है और 8 की भी इवन है, दैट्स इट। इसकी और इसकी इवन थी, दैट्स इट। और अब हम प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, समझ गए। इसके अबाउट साइन चेंज नहीं करना है, तो प्लस का प्लस रखा, इस पे गोला लगा हुआ था, जिस पे गोला लगा है, गोला इसीलिए लगा लिया करो ताकि याद रहे तुम्हें, जिस पे गोला लगा है उसके अबाउट साइन चेंज नहीं करना है, बाकी सबके अबाउट करना है। लास्ट में पॉजिटिव एरिया शेड, सो पॉजिटिव एरिया शेड और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। लास्ट वाला साइन देखना है, शुरू का नहीं, लास्ट का। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब न्यूमरेटर के क्लोज भी होंगे, 1/4 और 3 पे झंडा उठा दो ऐसे, और 6 पर ओपन, 8 पर भी ओपन क्योंकि डिनोमिनेटर का है, -1 पर भी ओपन, तो -1 से 1/4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी 6, और -6 तो क्या ही करोगे, 6 पे ओपन है, 8 को माइनस करना है, और लास्ट में यूनियन कर्ली ब्रैकेट 3 भी लिखना है बेटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सीख गए हो वेवी कर्व, आई थिंक अब आपको आराम से समझ आ गया होगा। x बिलोंग्स टू का साइन भी लगा लो यहाँ पे, राइट। तो वेवी कर्व इतना ही सिंपल है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत रहती है। आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों की ये प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो गई हैं।
अब कई बार क्या होता है वेवी कर्व में, कई बार हमारे पास ऐसा हो जाता है कि फैक्टर ही नहीं बन रहे, ठीक है, फैक्टर ही नहीं बन रहे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है। अगर इस प्रकार का हो गया, ठीक है, अब तुम देखोगे इसके डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक के फैक्टर ही नहीं बन रहे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के फैक्टर निकाल ही सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि हर बार क्वाड्रेटिक के प्यारे प्यारे फैक्टर ही बने, स्प्लिटिंग द मिडिल से हो जाए। बट कई बार स्प्लिटिंग द मिडिल से अगर नहीं हो रही है तो आप उसके फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बट इस तरह के में क्या होगा, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 19 डी नेगेटिव आ रहा है, सो डी नेगेटिव होता है, तब देखेंगे कि कैसे हम उस वाले में वेवी कर्व में डील करेंगे, यहां से हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो वेवी कर्व जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव हो रहा है, वहां से फैक्टर ही नहीं निकाल पा रहे, तब क्या होगा वो भी देखते हैं, वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो एक बार क्विक समरी दे रहा हूं आपको। पहले मैंने इंटरवल्स बताए, आपको इंटरवल्स बताए क्या होते हैं, ओपन क्लोज, उनको नंबर लाइन में कैसे दर्शाते हैं, इंटरवल में इंटीजर गिनना सिखाया, और फिर मैंने आपको इन सिंबल्स का मीनिंग समझाया क्या होता है। फिर मैंने आपको बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना, बेसिक रूल सिखाए कि यार पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल्स होते हैं। फिर मैंने आपको दोनों साइड वाले लीनियर इनइक्वालिटी समझाए, दोनों साइड वाले लीनियर इनइक्वालिटी में सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट करो, अपना सीधे एक्स बीच में बनाओ और आंसर आ जाता है। इसमें कोई वेवी कर्व का काम नहीं है। वेवी कर्व का काम आया जब या तो लीनियर से बढ़ के क्वाड्रेटिक पहुंचे या रैशनल में पहुंचे, ठीक है। रैशनल इनइक्वालिटी है तो हमें वेवी कर्व के हमने पहले बेसिस सीखा क्या है, फिर हमने इसके स्टेप्स सीखे क्या हैं, और वो स्टेप्स 7 स्टेप्स बार बार लगाते चले जाना है, हमें हर क्वेश्चन में लगाते चले जाना है। काफी सारे प्रॉब्लम्स इस पे हमने करे, और फिर उसके बाद मैंने आपको आइडेंटिटीज बोला याद करने को, फिर इंटरसेक्शन लेना सिखाया इंटरवल्स का, क्योंकि इस तरह के अगर दोनों तरह साइड में, अब लीनियर दोनों साइड था हम सीधे एक्स बना लेते थे बीच में ऐड सब्ट्रैक्ट करके, बट अगर एल्जेब्रिक रैशनल है क्वाड्रेटिक है दोनों साइड, तो हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करके वेवी कर्व का सवाल मानते हुए इंटरसेक्शन लेना होता है। फिर हमने देखा 2-3 इनइक्वालिटी आ जाए, इसमें भी यही करेंगे, सबको इंडिविजुअली सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे। फिर हमने रिपीटेड पावर्स के बारे में समझा, अगर पावर आ जाती है लीनियर फैक्टर की तो एक स्टेप वेवी कर्व का चेंज होता है, बाकी सारे सेम, जो ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिखते हैं सिर्फ वो स्टेप चेंज हो जाता है। उसका रूल भी समझा दिया, उस पर क्वेश्चंस भी करवा दिए, खूब सारे करवा दिए हैं, और अब आई होप आपको समझ आ गए हैं। बाकी अब मैं आपको जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो क्या सर नेक्स्ट क्लास में वेवी कर्व चलेगा? नहीं, वेवी कर्व थोड़ा सा करेंगे, फिर अपन आगे बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट्स में पहुंच जाएंगे, जैसे कि जिसका मतलब बेसिकली हम मॉड्यूलस वगैरह पढ़ेंगे, राइट, लॉगरिथम भी पढ़ेंगे आगे चल के, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, वो सब बातें देखेंगे। तो चलिए अब आप इसको, आज अब आपका काम क्या है, एक तो भैया सबसे पहले तो नोट्स बना लेना, क्योंकि जो क्लास में कराया गया अगर वो दोबारा से तुमने नहीं करा तो कोई पर्पस नहीं होता क्लास अटेंड करने का। आपको वो सारे क्वेश्चंस बेटा दोबारा एक बार करने हैं। अब वो नोट्स बना के करोगे बिना नोट्स बनाए वो तुम्हारे ऊपर है। देखो नोट्स बना लेते हो तो तुम्हें ये रहता है कि यार रिवीजन भी जब करोगे ना 12th में, क्योंकि अभी जेई देने में 1.5 साल है, तो अगर तुम कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हो और उनके नोट्स ही नहीं है तुम्हारे पास, तो आई नो इट इज ईजियर वर्क कि नोट्स ना बनाऊं सर, बस पढ़ लूं। फिर तुम जैसे अभी तो तुम्हें याद रह जाएंगी चीजें, अभी जैसे जैसे आगे डिफिकल्ट टॉपिक्स आएंगे, बट तुम जब रिवीजन करोगे ना तब तुम्हें बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए अगर नोट्स आप बना सकते हैं बेस्ट है, बट अगर नहीं बना सकते तो भाई इसके लिए इजी बुक मैंने लिखी है लास्ट इस साल, काफी बच्चों ने इसे लाइक किया है, तो मैंने यहाँ अटैच कर दी है। जिसको भी नोट्स नहीं, देखो भाई ये मत बोलना सर ये कोई कंपलसरी है, पहले ही बता रहा हूं इसको लेना कोई कंपलसरी नहीं है। इसको इसमें बस सारी चीजें मैंने बनी बनाई दे दी हैं, जैसे जो आज समझाए हैं सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें बस ये फायदा हो जाता है कि आपको लिखने का समय बच जाएगा। तो अगर आपको करना है तो ले सकते हो, ये मत बोलना कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, जो भी अगर कोई भी फाइनेंशियल बेटा प्रॉब्लम है तो मत लीजिए, आप खुद बना लीजिए, दैट इज अप टू यू, क्योंकि ये बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट थी इसीलिए लिखी गई है। अगर जिसको चाहिए वो ले सकता है, लिंक मैंने यहाँ दे दिया है। वैसे अमेजॉन, पीडब्ल्यू स्टोर सब पे आपको, फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे मिल जाएगा इफ यू वांट। अगेन आई एम सेइंग प्लीज ये मत लिखना कमेंट सेक्शन में सर क्या कंपलसरी है, मैं बता चुका हूं बेटा कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो अपने बना लो, वो तो बेस्ट ही है। अगर खुद के नोट्स बना लोगे उससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। बट कहीं ऑब्वियसली अब तुम ऑलमोस्ट 11th के एंड में आ गए और तुम रीस्टार्ट बैच में हो, और तुम्हें अगर लगता है कि सर टाइम ही नहीं बच पाता क्लासेस अटेंड करके क्वेश्चंस करके लिखने का पूरा थ्योरी,
तो फिर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करेंगे, सारे क्वेश्चंस क्लास के करने के बाद। ये 5 क्वेश्चन मैंने बेसिक वेवी कर्व पे दे दिए हैं, आंसर यहां पर है, तो अगर ये आपने कर दिए तो आपको समझ आ गया है सारा। बाकी रिपीटेड लीनियर फैक्टर और डी नेगेटिव पे कल की क्लास में बेटा दे दूंगा। चलिए तो आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया फर्स्ट सेशन के अंदर। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे सर इतना बेसिक से चलेगा क्या? तो द आंसर इज, देखो बेसिक मैथ में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर बेसिक मैथ ही वीक हो गया ना तो आपकी 12th बड़ी वीक हो जाएगी, आपके बाकी चैप्टर्स वीक हो जाते हैं, वहां पे वो लगता है तो फिर अंडर कॉन्फिडेंस सा फील होता है, यार हमें तो लॉग आता ही नहीं, हमें तो मॉड आता ही नहीं, हम लिमिट्स में मॉड लगा रहे हैं, पता चला यहाँ मॉड यूज नहीं हो रहा हमसे, हमें मॉड आज का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, या फिर लॉग कहीं यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन में, हमें लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती। तो इसलिए बेसिक मैथ को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये ऑलरेडी स्ट्रांग है, हो सकता है इसका बैकलॉग ना हो बहुत बच्चों का, कोई नहीं, आप क्वेश्चंस करिए और चीजें करिए, बट फास्ट स्पीड में देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि सर ने क्या क्या कराया है, ये आपको आना चाहिए अल्टीमेटली। क्योंकि देखो हर तरह का बच्चा है, किसी ने बेसिक मैथ हो सकता है तुमने पढ़ रखा हो, तुमने स्टार्टिंग ऑफ द बैच में पढ़ लिया हो, अर्जुना में पढ़ लिया हो आपने, बट किसी बच्चे ने स्टार्ट ही अब करा यार। इसलिए मैंने बेसिक मैथ को भी करवाया है, क्योंकि स्कूल में है नहीं ना यार, कई बच्चों को आता नहीं है। आप अपने आप को याद करिए, जब आपने 11th की स्टार्टिंग में थे, पहली बार जिसने जब भी आपने बेसिक मैथ पढ़ा होगा तो आपको डिफिकल्ट लगा होगा, राइट? सो बाकी लोग भी हो सकते हैं इस सिचुएशन में, इसलिए बिल्कुल बेसिक से कराया है। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, बिकॉज उसी से हम कनेक्टेड रहेंगे, और जो भी आप लोगों का फीडबैक रहेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे के लेक्चर्स भी उसी तरह से प्लान करूंगा। हालांकि मैंने अपना प्लान पूरा रेडी रखा हुआ है, बट तुम्हारे फीडबैक को भी मैं इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। बट ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि अब तुम्हें हमारे हिसाब से चलना है बेटा, जैसा हम कहते जा रहे हैं वैसा करते जाइए। चलिए तो मुलाकात होगी बच्चों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लेक्चर्स में करेंगे बेसिक मैथ? लगभग 4 से 5 लेक्चर्स में हम करेंगे, जिसमें लॉग, मॉड, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी सब करा दूंगा तुम्हें 4-5 लेक्चर्स में, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।